नमस्ते गुलाबी शहर, मैं हूं अमन राजपूत और स्वागत है आपका जयपुर जंक्शन पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। अगर हम बात करें सोसाइटी में लड़कियों के अधिकारों की, तो हम देखते हैं कि लड़कियों को काफ़ी अधिकार दिए गए हैं ताकि वो भी समाज में अपनी एक अलग पहचान बना सके। यहाँ तक कि लड़कों से पहले लड़कियों को रखा गया है। लेकिन क्या सिर्फ अधिकार देना काफ़ी है या उनके साथ में लोगों की सोच और नज़रिया बदलना भी ज़रूरी है? एक लड़की अपने सपने पूरे करने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करती है, इन सभी टॉपिक्स पर बात करने के लिए और अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करने के लिए आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं पूजा जोशी जी, जो कि बाय प्रोफेशन एक जर्नलिस्ट हैं। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच अमन जी, और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने कितनी अच्छी लाइनें महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बोली है और इस पॉडकास्ट में आने का मुझे मौका दिया। पूजा जी, बेसिकली बाय प्रोफेशन आप एक जर्नलिस्ट हैं, तो जर्नलिस्ट का मतलब क्या होता है अगर हम, और उसके कार्य क्या होते हैं अगर हम टॉपिक पे बात करें तो? बिल्कुल, देखिए, आपने एक जर्नलिस्ट के बारे में पूछा है। चूँकि मैं एक पत्रकार हूँ, जर्नलिस्ट यानी पत्रकार, और पत्रकार होता है समाज का आईना। समाज का आईना तात्पर्य है कि हमें निष्पक्ष चीज़ों को दिखानी होती है, घटनाएं घटित जो होती है, जो खबरें होती है, उसे निष्पक्ष दिखाना होता है, सामने रखना होता है, जनता तक उन खबरों को दिखा करके उन पर असल में जो एक्चुअल में हम देखा जाए आंकलन जो हम करते हैं वो करके हमें उन्हें दिखाना होता है और एक सच्चाई पेश करनी होती है। पत्रकार निष्पक्ष होना चाहिए। एक्चुअल में देखा जाए तो आज बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। हर एक फील्ड में अलग अलग फेसेस होते हैं, अलग अलग चेहरे सबके होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक पत्रकार असली वही होता है जो निष्पक्षता के साथ खड़ा हो, जो जनता के हित के लिए खड़ा हो, जो समाज का आईना बन कर के खड़ा हो, और पत्रकार उसे ही कहते हैं। अगर हम न्यूज़ चैनल्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमको रिपोर्टर शब्द भी काफ़ी आता है और जर्नलिस्ट आप हैं, तो दोनों में कितना अंतर होता है और दोनों के कार्य क्या होते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जर्नलिस्ट एक पत्रकार होता है। पत्रकार पहले खबर को पढ़ता है, समझता है, आंकलन करता है और उसके बाद में अपने हिसाब से उसे लिखता है, नोटबुक तैयार करता है, अपने हिसाब से उस खबर को प्रेजेंट करता है और नेक्स्ट डे अखबार में या जैसा भी उसका जो कोई भी अखबार है या कुछ भी न्यूज़ चैनल है उसमें वो प्रेजेंट करता है। एक रिपोर्टर यानी कि सामाजिक तौर पर खड़े होकर के माइक हाथ में हो, कैमरा हाथ में हो, लेकर के 1-to-1 करता है, वॉक थ्रू करता है, इंटरव्यूज़ करता है, बात करता है, उसे रिपोर्टर कहा जाता है। हालांकि दोनों का काम अपना अपना अलग अलग होता है। चूंकि एक जर्नलिस्ट पहले सारा आंकलन करके सारी चीज़ों को पढ़ करके वो खुद के व्यूज़ को भी देखता है कि मेरा क्या नज़रिया कहता है इस पर, जनता का क्या नज़रिया है, एक्चुअल में इस खबर में हो क्या सकता था, वो देखते हुए करता है। और रिपोर्टर आप देख सकते हैं आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पर तो कोई भी खबर होती है तुरंत हाईलाइट हो जाती है, लेकिन एक रिपोर्टर होता है जिसके सामने कोई भी घटना घटित हो रही है वो वहीं पर खड़ा होकर के माइक के साथ में 1-to-1 करता है। सार्वजनिक तौर पर जो भी काम करता है उसे रिपोर्टर के बीच में रखा जाता है, उसे रिपोर्टर के, हाँ कह सकते हैं कि वो एक रिपोर्टर होता है। अगर हम बात करें आपसे कि एक लड़के और लड़की की लाइफ की, तो दोनों की लाइफ में अंदर ड्रीम्स को अचीव करने के लिए किसकी लाइफ इजी होती है? लड़की और लड़की की बात कर रहे हैं आप, तो मुझे लगता है कि देखिए, लाइफ में स्ट्रगल सभी के होता है और देखा जाए तो लड़की और लड़का कोई अलग नहीं होता, समान होते हैं। ठीक है, हाँ, एक बात अलग है कि लड़कियों के लिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति को करना या अचीव्स करना किसी भी फील्ड में हो, उसे अचीव कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता है और समाज, परिवार सबका सोच समझ करके उन्हें आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन मेरा ये था कि मेरी जर्नी में मुझे नहीं पता था कि मैं एक पत्रकार बनूंगी। मैंने इनफैक्ट कभी सोचा ही नहीं था लाइफ में कि मैं पत्रकार बनूंगी। लेकिन चूँकि मेरे पापा भी एक जर्नलिस्ट है, तो पापा को देखते हुए मैं सोचती थी कि यार पापा किस प्रकार काम कर रहे हैं, वो कितना ज़्यादा मतलब घुल जाते हैं उसमें, उन्हें खाना खाने का कोई होश नहीं, घर पे क्या हो रहा है उन्हें कोई पता नहीं। तो मैं सोचती थी कि यार ऐसा है क्या इस पत्रकारिता में। धीरे धीरे छुप छुप के देखने लगी मैं पापा को। फिर मैंने देखा कि नहीं यार, जो कुछ भी हो रहा है ना अच्छा है, मुझे एक बार इसमें कोशिश करनी चाहिए। फिर मैंने पापा को बोला कि पापा, क्या मैं भी आपके साथ एक जर्नलिस्ट बन सकती हूँ, क्या मुझे भी मौका मिल सकता है? चूँकि मैंने तो कोई पढ़ाई वगैरह भी नहीं की थी, मैं बीए कर रही थी, तो मुझे नहीं पता था कि पत्रकारिता का एक्चुअल में अर्थ ही क्या होता है। फिर मैंने धीरे धीरे कोशिश की। पापा ने कहा ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, मेरे काफ़ी दोस्त है, किसी भी न्यूज़ चैनल में तो मैं लगवा दूंगा। तो एक बार मेरे इंटरव्यू के लिए पापा के दोस्त आए, जो पहले मैं न्यूज़ इंडिया देखा करती, तो न्यूज़ इंडिया के वो ब्यूरो चीफ थे, वो आए। तो उन्होंने कहा कि यार ये बच्ची है यार, ये क्या करेगी यार, फील्ड में भी कैसे खड़ी होगी, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये बच्ची कर पाएगी।
फिर उन्होंने मुझसे 1-2 सवाल किए कि पत्रकारिता में क्यों आना चाहती हो। तो मैंने कहा मैं जनता के लिए कुछ करना चाहती हूँ, समाज का आईना बनना चाहती हूँ। मेरी सोच है कि गरीबों के लिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है करना चाहिए, और मैं अपने लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। समाज के साथ साथ मैं अपने लिए भी करना चाहती हूँ। मैं दिखाना चाहती हूँ कि एक लड़की कहीं भी पीछे नहीं होती है, उसका आत्मविश्वास जो है उस पर बना हुआ है, या उसे लगता है कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, तो वो कहीं भी जा सकती है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, लड़की के विचार अच्छे हैं, एक बार हम प्रयास करते हैं, मौका देते हैं। तो फिर उन्होंने मौका दिया, मैंने स्टार्टिंग की। हाँ, शुरुआत में मैं जानती हूँ मुझे बोलना भी नहीं आता था इतना ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी शुद्ध हिंदी, काफ़ी शब्दों को तोल मोल करके पत्रकारिता में बोला जाता था। बट मैंने कहा नहीं यार, मुझे करना है। मेरे अंदर वो जुनून था, एक ललक थी कि मुझे नहीं यार कर लेना है, करना है, मुझे अपने परिवार को दिखाना है। मैं नहीं चाहती कि मेरी 18-19 साल की, जब 20-21 साल की थी, मेरे को लगता था कि यार हुई और एज होने पर मेरी शादी कर देंगे, जैसे दीदी की। तो मुझे लगता था कि नहीं यार, मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि मैं देखती थी परिवार में कितनी सारी चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा कि यार शादी से बचना है तो बेटा पत्रकारिता में चली जा। हालांकि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, तो मेरा शुरुआत से तो ड्रीम एक मॉडल बनने का था। मिमिक्री, एक्टिंग, और कोई भी प्रोग्राम होता था कॉलेज में, मैं हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती थी। तो मुझे लगता था कि नहीं यार मेरा फील्ड वो है। बट मैं जानती थी कि मेरी फैमिली बिल्कुल अलाउ नहीं करेगी। मेरी फैमिली किसी भी कंडीशन में मुझे बॉलीवुड में या मॉडलिंग में नहीं जाने देगी। तो मुझे लगता था कि यार एक जर्नलिस्ट एक ऐसा फील्ड है जहाँ मैं अपने आप को जो है एक्सप्लेन कर सकती हूँ, और टीवी पे आने का तो वैसे भी मौका मिलेगा अगर कुछ कर लिया तो। बट मुझे नहीं पता था कि सीरियसली ये मेरा एक मौका था, और ये मौका मेरे को इतना आगे ले जाएगा। फिर धीरे 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 बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, धीरे धीरे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, धीरे धीरे मुझे अचीवमेंट्स मिली, सबका प्यार मिला, स्नेह मिला। पापा को भी लगा नहीं अब ये कुछ कर सकती है। तो मुझे, मेरा ही क्षेत्र है लालसोट से दौसा भेजा, दौसा से ब्यूरो चीफ बन करके मैं जयपुर आई, और आज साधना न्यूज़ में कार्यरत हूँ। काफ़ी लंबी स्टोरी रही है आपकी। वैसे अगर हम बात करें, जब आपने पत्रकारिता शुरू करी थी, जिस सोच को लेके, क्या अभी भी आपकी वो सोच सेम है या कुछ चेंजेस हुए हैं उसके अंदर? हाँ, जब मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी अमन जी, मैं आपको बता दूं कि तब मैं खैर इतना नहीं जानती थी कि मुझे करना क्या है, और मैं बस इतना सोचती कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। मैं पत्रकार बन गई। लेकिन अब जब मैं समाज के नज़रिए से देखती हूँ, एक पत्रकार के नज़रिए से देखती हूँ, और एक्चुअल में जो घटनाएं घटित होती हैं उन सबको देखती हूँ, तो मुझे लगता है यार मेरे पास पावर तो है, मैं पत्रकार तो हूँ, लेकिन करूँ क्या, करूँ कैसे? मैं केवल लिख सकती हूँ, समझा सकती हूँ। सोच तो जनता की है, मानसिकता तो उनकी है। बदलने का प्रयास किया ऐसा नहीं है, मैंने सोचा है, चूँकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें बदलनी चाहिए। हालांकि उस सोच में और इस सोच में काफ़ी बदलाव हुए हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं, और इस बदलावों को मैं आगे भी ले जाना चाहती हूँ। मेरी सोच है कि इन पर आगे उतरूँ और आगे भी इन्हें लेकर जाऊँ। आपने बताया कि आपने पत्रकारिता अपने पिताजी को देखकर सीखी है, तो अगर आपके पिताजी पत्रकारिता ना होते तो फिर आप क्या होते? बहुत अच्छा सवाल आपने कर लिया कि अगर पापा पत्रकार नहीं होते तो मैं क्या होती। मैं भी नहीं जानती कि मैं क्या होती। हो सकता है मैं शादी करके 2-3 बच्चे संभाल रही होती, ये भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। और हो सकता है मैं कोई बड़ी अफसर बन जाती अगर मैं पढ़ाई में, हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं कभी फेल हुई हूँ, मैंने पढ़ाई में हमेशा अपने आप को परिपक्व रखा। पढ़ाई में मैं हमेशा शुरू से थी कि ठीक है यार पढ़ना है, एक लक्ष्य को लेकर शुरू दिन से। पहले जब कहते हैं ना कि जिस उम्र में बच्चा खेलता है कूदता है, उस उम्र में मुझे मेरे लक्ष्य की प्राप्ति की चिंता थी। मैं सोचती कि यार मुझे कुछ करना है, मेरे को वो टेंशन रहती थी कि मैं फ्यूचर में क्या करूँगी। हाँ, ये एक अलग बात है कि शायद आज अगर पापा पत्रकार नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या होती। लेकिन मैं मानती हूँ कि आज पापा की वजह से और मेरे कुछ गुरुजनों की वजह से, जिनका सपोर्ट मुझे रहा, उनकी वजह से मैं इस पद तक पहुँची हूँ। और इस समय आज मैं भले ही आज साधना की एक स्टेट हेड हूँ, ब्यूरो चीफ हूँ, मैं काम कर रही हूँ साधना में और चैनल को इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके बैठी हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति के पास सपोर्ट होता है, प्यार होता है, या किसी का अपनत्व जब होता है तो वो आगे बढ़ जाता है। तो पापा का था, गुरुजनों का था, तो आगे बढ़ गई मैं। तो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा इंटरव्यू कौन सा था आपके लिए, अगर हम बात करें तो? बिल्कुल, देखिए लाइफ में इंटरव्यूज़ तो काफ़ी लिए हैं। अगर मैं अपने पहले इंटरव्यू की बात करूँ तो गहलोत सरकार जब थी, आप देख सकते हैं कांग्रेस की सरकार थी, तो चिकित्सा मंत्री रहे थे प्रसादी लाल मीणा। उनका मुझे फर्स्ट टाइम इंटरव्यू लेने के लिए पापा ने माइक हाथ में थमा दिया। तो मैंने कहा मैं क्या सवाल करूँ पापा, आपने मुझे माइक दे दिया, मुझे तो पता ही नहीं है बोलना क्या है। बोलते कि आ गई हो तो ये भी पता करो तुम्हें बोलना क्या है। मैंने कहा नहीं यार मुझे हेजिटेशन हो रही है। मैंने कहा पापा नहीं हो पाएगा, कि जो आता है मुँह में वो बोल दो।
फिर वहाँ पर एक ऐसा ही कोई मामला था, उसको लेकर मेरे नज़रिए से मैंने उनसे सवाल कर लिया। 2-3 मैंने मेरे नज़रिए, एक आम आदमी के नज़रिए से मैंने सवाल किया था, ना कि एक पत्रकार की हैसियत से, चूँकि मैं तो उस समय पत्रकारिता जानती नहीं थी। आम आदमी के हिसाब से मैंने वो सवाल किए। 2-3 सवाल ऐसे रहे कि प्रसादी जी को मेरे सवाल काफ़ी अच्छे लगे। उन्होंने बोला कि किसकी बेटी है ये? फिर पापा ने कहा आप ही की बेटी है, अपनी बेटी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत आगे जाएगी, इसको एक बार मेहनत करने दो, उसको आगे बढ़ने दो, कोशिश करो कि आगे बढ़े। तो फिर मुझे वहाँ से मेरा वो पहला इंटरव्यू रहा। उसके बाद में किरोड़ी लाल मीणा जी है, जसकौर मीणा सांसद जो रही हैं हमारे, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ मैंने किए। हालांकि मैंने कभी गिने नहीं कि कितने इंटरव्यूज़ हुए, लेकिन सबसे बड़ा जो मेरा अचीवमेंट रहा, जो सबसे बड़ा इंटरव्यू रहा, वो हाल ही में मैंने अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी का किया। उसके बाद मैंने आप देख सकते हैं राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी का किया। हालांकि कई कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और विधायक हैं, सांसद हैं, उनके इंटरव्यूज़ तो कंटिन्यू रहते ही हैं। मेरा एक प्रोग्राम आता है खास मुलाकात, दी पूजा जोशी शो, घर की लक्ष्मी बेटी, उनमें मैं बड़ी बड़ी शख्सियत और बड़े बड़े जो चेहरे हैं उनके इंटरव्यूज़ लेती रहती हूँ। लेकिन सबसे बड़ा जो इंटरव्यू मेरा रहा अब तक की इन जनवरी में, तो देख सकते हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी का रहा। और मेरा एक ड्रीम है कि जल्द ही मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी इंटरव्यू करूँ, चूँकि बहुत मुझे लगता है आमतौर पर सभी पत्रकारों का होता है, लेकिन मेरा भी एक मोटो है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी इंटरव्यू करूं और मेरे जो मन के सवाल है, जो जनता के सवाल है, वो उनके समक्ष रखूं। तो पूजा जी, आपके ये सारे इंटरव्यूज नॉर्मल होते हैं? आप क्या कभी कभी आपको लगता है कि नहीं यार आज स्पेशल है, मैं थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग चीज़ें रेडी करके जाऊँ, या कुछ होता है ना कि एक डर होता है रात से पहले कि कोई बड़ी हस्ती आगे है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आपके सारे इंटरव्यू होते हैं? नहीं, बिल्कुल सही कहा। हेजिटेशन तो होता है, चूँकि यार अपन मनुष्य हैं, आप भी जानते हैं, और इंसान के अंदर बिना हेजिटेशन घबराहट होती ही है। हाँ ठीक है, हम एक पत्रकार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी ज़्यादा पत्रकारिता में इतना ज़्यादा मुझे समय भी नहीं हुआ है। मैं धीरे धीरे मेरे गुरुजनों के मार्गदर्शन पर चल रही हूँ और सीख रही हूँ। हेजिटेशन होता है जब हम पॉलिटिकल कोई भी इंटरव्यू लेने जाते हैं, बेसिकली जैसे उनकी जर्नी पर हम चर्चा कर रहे हैं, कोई खास बात कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन पॉलिटिकल जब हम कोई भी सब्जेक्ट पर उनसे बात करते हैं या उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनके सवालों जवाबों पर थोड़ा ये हो जाता है, क्या पता यार मेरा ये सवाल है, सामने वाला इस पर कैसा रिएक्ट करेगा, थोड़ा हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक पत्रकार निष्पक्ष होता है और हमारा अधिकार है, हम कुछ भी पूछ सकते हैं। तो फिर मैं वहाँ पर ये सोच करके निडर हो जाती हूँ कि नहीं यार, मुझे करना है, सवाल मेरे रखने, बाकी सामने वाले का जो जवाब होगा हम सुनेंगे और जनता तक पहुँचाएंगे, ये रहता है। तो काफ़ी सारे पत्रकार होते हैं, वो मतलब पॉलिटिशियन की भाषा बोलते हैं, जो उनको बताते हैं कि इस पॉलिटिशियन के बारे में ये चीज़ ही बोलनी है पॉजिटिव। तो आपके अकॉर्डिंग क्या ये होता है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार आपने सोचा है, आपने बोला है, तो जाहिर सी बात है होता होगा। लेकिन मैं मेरी बात करूं तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा अलग हूं। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे चैनल पर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि आप किसी के खिलाफ नहीं जाएंगे, या इन्होंने ये बयान दे दिया है तो आप नहीं दिखाएंगे, या जनता के हित के लिए ये खबर नहीं उठाएंगे। ऐसा कभी मुझे मेरे चैनल ने प्रेशर नहीं किया है, और इसी वजह से आज मैं मेरे चैनल में काबिज हूँ। क्योंकि ये बात आप सही कह रहे हैं कि पत्रकारों पर उंगलियां उठती है कि पत्रकार एक तरफा होते हैं, पत्रकार सरकार के मतलब सरकार जो कहती है, सरकार के गुणगान गाते हैं। ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं रखी जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पांचों उंगलियां बराबर हो, ज़रूरी नहीं है कि सभी पत्रकार एक जैसे हो। कुछ निष्पक्ष भी बातें रखते हैं, और किसी के पास, चूँकि आप देख सकते हैं कि कर्मचारी लोग होते हैं, चैनल कोई और चलाते हैं, ऑनर कोई और होते हैं, सारा माल वगैरह जो कुछ भी है वो चैनल के पास जाता है। कर्मचारी क्या करते हैं? कर्मचारी को तो जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं वही वो करते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि पत्रकार की परिभाषा वो होती है कि अपने मन की सुनो, जनता के हित के लिए कुछ करो, और जो निष्पक्षता है उसे बरकरार रखो। तो मेरा तो यही मानना है। बाकी मेरे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है कि बताया कुछ और जा रहा हो और दिखाया कुछ और जा रहा हो। जो एक्चुअल में हुआ है मैंने वही दिखाया है और वही जनता तक पहुंचाया है। पूजा जी, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी ऐसे टॉपिक पे बात कर दी हो कि आपकी फैमिली ने बोला हो कि नहीं इस टॉपिक पे तेरे को बात नहीं करनी चाहिए थी, तू लड़की है, ऐसा कुछ? देखिए, ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि मेरी फैमिली थोड़ी अलग टाइप की है। वो इतनी ज़्यादा फ्रीडम या खुली हुई नहीं है। हालांकि पापा पत्रकार है, बावजूद उसके हमें सोच विचार करके घर पे जब हम होते हैं तो कोई भी ऐसी बातें नहीं रखते हैं, और ना ही कभी कोई ऐसा सब्जेक्ट लेकर आते हैं। हालांकि मेरी फैमिली में मम्मी वगैरह जो भी है, मम्मी, ताई जी, दादी वगैरह, तो वो इतना ज़्यादा सोशलाइज है नहीं, तो उन्हें पता नहीं है सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। लेकिन पापा तो रहते हैं,
कभी ऐसा होता है कि पापा ये बोलते थे कि नहीं ये गलत कर रही हो, इस ड्रेसअप में या इस चीज़ में ऐसे नहीं आना है, आपको ऐसे एक आपकी एक अलग डिग्निटी है, आपकी एक अलग पहचान है, या कोई भी ऐसा शब्द हो उन पर भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है। तो यही है कि मैं परिवार के सामने ऐसी बहुत सारी विषय होता है, ऐसी बहुत सारी विषय होते हैं जिन पर हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक परिवार है हमारा। और आमतौर पर मैं एक लड़की हूँ तो उन्हें ये लगता है कि नहीं यार ये तू रहने दे, तेरे और सीनियर होंगे वो कर लेंगे, तू तो तेरी अपने उसकी बात कर जो तू कर सकती है। लेकिन पापा का सपोर्ट रहा है तो उन्हें ये लगता है कि नहीं ठीक है, पत्रकार हो आप तो रख सकते हैं बातें, आपका अधिकार है, आपके लिए सब समान है, फिर वो चाहे किसी भी विषय में हो या किसी भी जगह हो, आपके लिए सब समान है, आप सारी बातें रख सकते हो। तो मुझे लगता है कि रखनी भी होती है। हालांकि ऐसा फैमिली ज़्यादा खुली हुई नहीं है तो सोच समझ करके सारी बातें रखनी होती है। अच्छा पूजा जी, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी टॉपिक्स पे बोल दिया हो, किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में कुछ भी न्यूज़ ऐसी दिखा दी हो, या कुछ टॉपिक पे ऐसा बोल दिया हो कि आपके पास कभी कॉल आया हो कि ये आपने कैसे दिखा दिया, इसको हटाओ? कई बार हुआ है ऐसा मेरे साथ। लेकिन हाँ ये होता है, एक प्रेशर दिया जाता है कि आप ये कैसे बता सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। भाई आपकी मर्जी थोड़ी ना चलेगी। कई घटनाएं ऐसी घटित हुई है। हालांकि मैंने जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैंने सबसे पहला इंटरव्यू प्रसादी लाल मीणा जी का किया था, लेकिन उनकी मैंने खबरें भी चलाई थी। गलत है तो गलत है, फिर वो चाहे कोई भी हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे, गलत होंगे तो हम तो उनको भी दिखाएंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री ही हमारे देश के क्यों ना हो। अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि देखिए जनता पत्रकारिता क्यों पसंद करती है, जनता पत्रकार को क्यों देखती है, आपको क्यों सुनती है, उन्हें ये उम्मीद होती है कि ये हमारे हित के लिए कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ अच्छी और सच्ची घटनाएं जो है वो बता रहे हैं। आप देख लीजिए आज सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा अफवाहें फैली होती है, भ्रमित किया जाता है लोगों को, कुछ तो भी दिखा दिया जाता है। लेकिन टीवी स्क्रीन पर आप देखो, पत्रकार जो दिखा रहा है जनता उसे मानती है, लोगों को लगता है नहीं यही फैक्ट है। तो ऐसा कई बार चूँकि पत्रकारिता का विषय है और रहे भी पत्रकार हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन हम उन्हें चेंज नहीं करते। हमें जो ठीक लगता है, हमें लगता है कि नहीं ये लोगों को दिखाना है, जनता को दिखाना बेहद ज़रूरी है, और ये गलत है तो गलत है, ऐसा होता है। आपने अभी भजनलाल सर का इंटरव्यू लिया जो सीएम है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ में? काफ़ी हद तक अच्छा रहा। वो बहुत एक अच्छे नेता तो है ही है, मैं यूँ कहूँ कि वो एक अच्छे व्यक्ति भी हैं। देखिए मुझे लगता है कि आप कितने ही बड़े व्यक्ति बन जाएं, कितने ही बड़े, लेकिन आपका व्यक्तित्व हमेशा एक सरल स्वभाव वाला होना चाहिए। सरल स्वभाव होगा तो आपको हर व्यक्ति पसंद करेगा, फिर वो चाहे जनता के साथ लगाव हो, आपका कार्यकर्ता के साथ लगाव हो, या आपका परिवार के साथ लगाव हो। भजनलाल जी से मिलकर मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। एक आम आदमी की तरह, एक आम कार्यकर्ता की तरह उन्होंने मुझसे मुलाकात की, सवाल जवाबों पर सटीक जानकारी दी, तीखे सवाल भी रहे तो तीखे सवालों के भी जवाब दिए। कहीं भी मुझे ये नहीं लगा कि मैं किसी मुख्यमंत्री के पास बैठी हूँ। और भी बहुत सारे विषय पर हमारी चर्चा हुई, तो उन्होंने ये भी रखा कि ऐसा नहीं है कि वो एक मुख्यमंत्री तो ये सोच रहे कि नहीं यार मुझे सब पता है क्या होना चाहिए। उन्होंने ये बात भी रखी कि आप मीडिया में हैं, आप एक पत्रकार हैं, और क्या कुछ हम बदलाव कर सकते हैं और क्या कुछ हम अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, उस पर भी उन्होंने चर्चा की। तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक बेहद अच्छा रहा उनके साथ। पूजा जी, अगर हम बात करें आपके इंटरव्यूज़ की, तो अगर हम काउंट करने बैठे तो आपने कितने इंटरव्यूज़ किए हैं, कोई रफ आइडिया अगर अपन? रफ आइडिया भी दूँ तो ऐसे तो डेली इंटरव्यूज़ होते हैं हमारे, पीसी भी होती है तो कोई ना कोई विधायक, मंत्री या सांसद मिल जाता है तो हम उनके आगे माइक लगा के शुरू हो जाते हैं, जो भी लेटेस्ट होता है, अपडेट्स होती है उन पर। लेकिन हाँ, मेरे कुछ प्रोग्राम्स हैं जो मैं लाती हूँ जिससे एक अच्छा संदेश देने की मैं जनता को कोशिश करती हूँ। एक महिला हूँ तो भी मेरा एक कार्यक्रम आता है घर की लक्ष्मी बेटी की, किस प्रकार एक घर में रह करके एक बेटी अपने आप को, ये नहीं है कि वो लक्ष्मी है, उसके अलावा भी अपने आप को दिखा देती है कि मैं कहाँ तक पहुँच सकती हूँ, कितना कुछ कर सकती हूँ और मेरी कितनी कैपेसिटी है, मैं कितना आगे बढ़ सकती हूँ। बस एक बार मौका मिलने की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ऐसे प्रोग्राम्स मैं लेकर आती हूँ ताकि जनता तक अच्छे मैसेज जाए। हाँ, इंटरव्यूज़ की मैं बात करूँ तो मोस्टली ये जो प्रोग्राम है इनके 300 से 400 इंटरव्यूज़ तो मेरे हो ही चुके हैं, और तो बाकी मैंने अभी तक गिनती की नहीं है। पूजा जी, आपने बताया कि आपने बेटी को लक्ष्मी से कंपेयर किया है, तो अगर अपन बात करें हिंदू पुराण की भी तो बेटी को देवी का रूप माना गया है। बिल्कुल माना गया है। बट आज की सोसाइटी की अगर बात करें तो क्या आज भी आपके अकॉर्डिंग लगता है कि बेटी को देवी का रूप मानते हैं जिस हिसाब से चीज़ें हो रही है? नहीं, मानने वाले मानते हैं, ऐसा नहीं है। देवी का रूप है,
हमारी संस्कृति में आप देख लीजिए कि देवियों को पूजा क्यों जाता है, कन्याएं क्यों कहा जाता है, घर की बेटी को लक्ष्मी क्यों कहा जाता है, ये सारी चीज़ें रही है। लेकिन अभी की मैं बात करूँ, इस कलयुग की मैं बात करूँ, तो मानसिकता लोगों की चेंज हो गई है। सबसे बड़ा खेल जो है वो मानसिकता का है। पहले के लोग कहीं ना कहीं बेटियों को इज्जत दिया करते थे। इतनी बुरी दुर्दशा कहीं भी है ना किसी महिला की या बेटी की नहीं होती थी जो इस कलयुग में हो रही है। तो सबसे बड़ी बात मानसिकता है कि आप बेटियों को समझे, बहुओं को समझे। जितनी भी ये परेशानियां हो रही है, जितने भी गृह कलेश हो रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे जिस दिन आपने व्यक्ति को या लड़की को या किसी महिला को समझना शुरू कर दिया और उसे देवी की तरह पूजना शुरू कर दिया। आप देख लीजिए कि यार कितने ज़्यादा केसेस रेप के, ये अपराधी जो है दिनों दिन रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उत्पीड़न के हैं, महिलाओं के हैं। तो ये मुझे लगता है कि मानसिकता के ही शिकार होते जा रहे हैं। सबकी मानसिकता बहुत अलग हो चुकी है। अगर हमारी मानसिकता अच्छी हो जाएगी, हम मतलब दूसरों की बहन बेटियों को भी अपनी बहन बेटियां समझ करके काम करेंगे, उन्हें लक्ष्मी समझ करके काम करेंगे, उनके साथ रिएक्ट करेंगे, ट्रीट करेंगे, तो हो सकता है कि काफ़ी हद तक बदलाव हो और जो बेटियों की, जो महिलाओं की स्थिति आज दयनीय हो गई है, उसमें भी बदलाव होता हुआ नजर आएगा। आपने बात की कि मानसिकता चेंज हो चुकी है। इंसान तो पहले भी थे लेकिन अब वो एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लड़कियों की भी गलती है उस टॉपिक्स में, जो चीज़ें बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है? बिल्कुल, जिस तरह आपने लड़कियों की यहाँ बात की, और मैं ये मानती हूँ कि देखिए हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। और रही बात है लड़का लड़की, ये पहली बात तो ये लड़का लड़की क्या है, सब एक है। समानता रखनी चाहिए कि जो अधिकार लड़कों को है वही लड़कियों को, और जो लड़कियों को हो अधिकार मिल रहे हैं वही लड़कों को मिलने चाहिए। सब बराबर है। आज किसी भी फील्ड में जाके देख लीजिए, लड़कियां हर जगह अपना परचम लहरा रही है। ये नहीं है कि वो किसी से कम है, लेकिन ये भी गलत है कि आप भाई लड़कियों को सोचो कि नहीं यार लड़की शक्ति है, अबला है, सबला है, ये सब मान करके उसे बहुत ज़्यादा मैं कहूँ वो मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाओ। आप ये सोचो कि नहीं यार ठीक है, लड़की होने का गलत फ़ायदा आप उठा लो, तो वो गलत है। हर प्रकार के केसेस होते हैं, हर जगह ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां ही गलत हो, हर जगह ज़रूरी नहीं लड़का ही गलत हो। दोनों में कहीं ना कुछ तो समानता, विभिन्नता भी देखी जाती है। अगर लड़कियों को मैं समझने की यहाँ बात करूँ तो मुझे लगता है कि लड़कियों को हमेशा ये समझना चाहिए कि आप आत्मविश्वास अपने आप में रखते हैं, आप में वो जुनून रखते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप लड़कों को भी कम ना समझिए। लड़के भी अपनी जगह उतनी मेहनत करते हैं। एक लड़की परिवार संभालती है तो लड़का भी दिन रात मेहनत करके, नौकरी करके घर पे ला करके तनख्वाह देता है और उसी से घर चलता है। दोनों की समानता होती है। एक लड़का लड़की दोनों बराबर होते हैं और वो दोनों मिलकर के परिवार हो या समाज हो सबको चलाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि लड़की और लड़के में भेदभाव करना चाहिए। और रही बात लड़कियों की गलत सोच की, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आज की लड़कियों को कि अपने आप पर इतना विश्वास रखें कि आप सही कर रहे हैं तो सही, और गलत कर रहे हैं तो माफ़ी मांगना भी सीखें। अगर आपकी गलती है तो वहाँ पर झुकना सीखें। अपने आप को लड़की कह करके ये ना दिखाए कि हम लड़की हैं और हमें वो अधिकार मिलने चाहिए। राइट्स लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी है, तो समान अधिकार दोनों को होना चाहिए। अगर हम बात करें लड़की के अधिकारों की तो उनको काफ़ी अधिकार दिए गए हैं कानूनी तौर पर भी, लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ जो होती है अपने जो कानूनी अधिकारों का गलत उपयोग करती है। तो इस टॉपिक पर आप क्या बोलना चाहते हो? बिल्कुल करती है। बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने भी देखे हैं मेरी लाइफ में। हम कभी भी कभी भी पुलिस स्टेशन जाते हैं तो एक ही बात सामने आती है कि नहीं यार हमें सब पता है किसकी गलती है। पुलिस वाले यही बोलते हैं। तो कई जगह ऐसा होता है कि आप देख सकते हैं कि एक लड़का एक लड़की के साथ में विवाह करके उसे घर लाता है, उसके सारी इच्छाएं पूरी करता है, सारी परिवार को खुश रखने की कोशिश करता है। लेकिन वही लड़की जब उसे लगता है कि नहीं मैं बोर हो रही हूँ, मुझे कहीं घूमने को नहीं मिल रहा, मुझे कहीं फिरने को नहीं मिल रहा है, मेरी सहेलियों में जाने को नहीं मिल रहा, तो वही लड़की उस परिवार को परेशान कर देती है। और राइट्स के मतलब जो अपने उसके राइट्स होते हैं उसका अधिकार लेकर के वो उस लड़के को परेशान करती है, उस परिवार को परेशान करती है। तो मुझे लगता है कई बार ऐसा होता है, कई ऐसी लड़कियां भी होती है, कई ऐसी महिलाएं जो होती है वो अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल करती है। तो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से और आपके शो के माध्यम से यही कहना चाहूँगी, अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल ना करें। आप एक बार ये सोचने की कोशिश करिए कि आप जितनी मेहनत अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने आप के लिए करते हैं, उतनी मेहनत एक लड़का भी करता है। उनके लिए भी जीवन में वही फेसेस होते हैं, वही सारी परेशानियां होती है, बल्कि एक लड़की से ज़्यादा लड़का स्ट्रगल करता है।
लड़की परिवार से सबसे लड़ती है, लेकिन लड़का अपने आप से ही लड़ता रहता है। वो कभी किसी के सामने रो नहीं सकता, वो अपने दुखड़े किसी को बता नहीं सकता, वो अपने अंदर ही अंदर घुटने लगता है और वो किसी के सामने ये कह भी नहीं सकता। लेकिन लड़कियां तो ढिंढोरा पीट देती है। लड़कियां मम्मी को कह देगी, पापा को कह देगी, पापा की तो वैसे ही लाडली होती है। तो मुझे लगता है कि लड़कों को भी इतना ही अधिकार देना चाहिए जितना एक लड़की को मिलता है। आपने बताया कि लड़कियां पापा की लाडली होती है, तो आपको फैमिली में सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है, मम्मी या पापा? मुझे फैमिली में देखिए, एक बेटी का प्यार पिता के साथ एक अलग ही होता है। हालांकि मेरे पापा ने मुझे लेकर कभी प्यार जताया नहीं। कभी भी कोई भी बात होती है तो कहते हैं ठीक है, मेरे सामने कभी कुछ नहीं कहा कि तूने कुछ अच्छा किया है, तू बहुत अच्छा कर रही है, पीछे से बड़ाई करते हैं। ये कहते हैं मेरी बेटी नहीं है, मेरा बेटा है। और लोग भी आकर जब कहते हैं ना तो उन्हें गर्व फील होता है। लेकिन मेरे मुंह पे कभी नहीं कहा उन्होंने कि बेटा तूने मेरे को खुशियाँ दी है या तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा किया है। लेकिन मम्मी का प्यार, एक मम्मी मेरी एक दोस्त की तरह है। कोई भी बात जब कभी कुछ होती है तो मैं अपनी मम्मी को बताती हूँ, क्योंकि माँ से बढ़कर मुझे लगता है कुछ नहीं होता है। तो मुझे ज़्यादातर प्यार अपनी माँ का, अपनी बहनों का सबसे ज़्यादा मिला है। पापा का प्यार कभी दिखा नहीं, मतलब ऐसे इंटरनल वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लेकिन दिखा नहीं पाते हैं। तो मम्मी का जो प्यार है वो कहीं ना कहीं दिख जाता है, वो दुलार करना। और कभी पापा डांट दे तो क्यों भाई मेरी छोरियों को क्यों डांटा, नहीं भाई मेरी छोरियाँ सही है, आप कुछ नहीं कहेंगे। पढ़ाई लिखाई हो या कहीं जाने वाने की बात हो, तो हमेशा मम्मी का प्यार सबसे ज़्यादा देखा गया है। वैसे लड़कियों को पीटते कम है, लड़कों को तो पीटते रहते हैं। नहीं, ये बात तो सही है। लड़कियों के पास ये प्लस पॉइंट होता है। अच्छा, समाज के अंदर एक काफ़ी बात फेमस है कि एक कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, तो आपको क्या लगता है? ये ज़रूरी नहीं है कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ हो। एक कामयाब औरत के पीछे भी आदमी का हाथ होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई एक औरत ही एक आदमी को कामयाब बनाती है, एक आदमी भी एक औरत को कामयाब बना देता है। हाँ, ये एक अलग बात है कि जब एक औरत एक आदमी को सपोर्ट देना शुरू कर देती है, प्यार देना शुरू कर देती है, स्नेह देना शुरू कर देती है और उसके साथ खड़ी हो जाती है, तो उस व्यक्ति का आगे बढ़ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वो आगे बढ़ भी जाता है, वो कामयाब हो जाता है, क्योंकि उसे फैमिली सपोर्ट मिल जाता है, एक औरत का सपोर्ट मिल जाता है। और ये बात आज से ही नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है कि एक औरत का जब सपोर्ट किसी आदमी को, किसी मर्द को मिल जाता है तो वो अपनी बुलंदियों को छू लेता है। लेकिन एक आदमी को जिस प्रकार बताया कि औरत का हाथ मिल जाता है या सपोर्ट मिल जाता है, उसी प्रकार एक औरत को भी किसी आदमी का सपोर्ट मिल जाता है, तो वो भी अपने सपने जो होते हैं, अपने जो लक्ष्य होते हैं, उन सबको प्राप्त कर लेती है। तो दोनों की, मुझे लगता है दोनों को एक दूसरे के साथ चलना ज़रूरी होता है, फिर वो चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। कभी कभी ऐसा होता है कि औरत होती ही कामयाब आदमी के पीछे? बिल्कुल होता है। कई बार क्या होता है कि आदमी जो होता है ना, वो दुनिया के सामने नहीं आता है, लेकिन वो अपनी औरत को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। आज मैं एक बेटी हूँ, ठीक है, मैं एक लड़की हूँ, तो मेरे पीछे भी कईयों का हाथ है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से या अपने आप से यहाँ तक पहुँच गई हूँ। पापा का साथ रहा, मेरे गुरु का साथ रहा, मेरे सीनियर जो कि मेरे सर है प्रवीण भार्गव सर, जो एसोसिएट एडिटर है साधना न्यूज़ में, उनका साथ रहा। आज मुझे 3 से 4 सालों में, चूँकि हालांकि काफ़ी समय हो गया, लेकिन इन 3-4 सालों में जब मैंने जयपुर आई और मैंने अपने पत्रकारिता की शुरुआत की अच्छे तरीके से, तो मुझे जीवन में बहुत कुछ सिखाया है उन्होंने। प्रैक्टिकल करके सिखाया है कि देखो पूजा, हर तरह के लोग होते हैं यहाँ, कैसे जीवन जिया जाता है, कैसे बोला जाता है, कैसे उठा जाता है, कैसे सामने प्रेजेंट हुआ जाता है, वो सारी चीज़ें मुझे उन्होंने सिखाई। पिता ने जन्म दिया, मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं कुछ कर सकूं। लेकिन उस जगह एक एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि हमें उस वक्त किसी एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो हमारा हाथ पकड़ के हमें आके लेकर जाए, फिर वो चाहे गुरु हो, चाहे हमारा मार्गदर्शक हो। तो प्रवीण सर मेरे मार्गदर्शक बन करके मेरे साथ रहे और उन्होंने मुझे इस लेवल तक पहुंचाया, और हर सिचुएशन को फेस करने की जो क्षमता है वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से आई। क्या आपने अलग से पत्रकारिता की पढ़ाई की है या फिर सिर्फ चल दी है? नहीं, मैंने कभी पत्रकारिता की पढ़ाई अलग से नहीं की थी। मैंने आपको बताया था ना, मुझे पत्रकारिता भी नहीं आती थी। जब मैंने 12th क्लियर करके मैं BA कर रही थी, तो मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि पत्रकारिता की पढ़ाई कैसे होती है। BA किया तो BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मुझे ये जो है वैकेंसी मिल गई थी न्यूज़ इंडिया में, मैंने काम शुरू कर दिया था। तो उस वक्त मुझे लगता था कि नहीं यार, पढ़ाई भी कहीं ना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी के साथ मैं पत्रकारिता तो कर ही रही हूँ, लेकिन मुझे पढ़ाई भी, इसकी डिग्री भी हासिल करनी है।
तो मैंने 3 साल तो ऐसे ही पत्रकारिता में गुजार दिया। उसके बाद में मेरा बीए जैसे हुआ, एमए फर्स्ट ईयर, एमए सेकंड ईयर होने के बाद में मैंने एमजेएमसी किया हरदेव जोशी विश्वविद्यालय से, क्योंकि डिग्री भी हमारे पास होनी चाहिए। हाँ, एक बात अलग है, हमारे अंदर जुनून है, जज्बा है काम करने का, तो हम उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे जो हम लेकर चले हैं, या हम उस सब्जेक्ट में या उस फील्ड में काबिज हो जाएंगे जिसमें हम है, या हमारा हमने सोच रखा है कि नहीं इसमें कुछ करके दिखाना है, तो वहाँ हम काबिज हो जाएंगे। अगर हमारे अंदर जुनून है, वो जज्बा है, वो फीलिंग है आगे बढ़ने की, तो हम कामयाब हो सकते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि पत्रकारिता करने के लिए आपको अलग से कोई पढ़ाई करनी पड़े। आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके ग्रेजुएशन के साथ भी पत्रकारिता का कोर्स कर सकते हैं। बीजीएमसी होता है, एमजीएमसी होता है, इन दोनों में ही आप जो है करके अपना काम पत्रकारिता में आगे बढ़ सकते हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हैं। पत्रकार बनने के बाद में मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की थी। ज़रूरी नहीं है कि मैं पहले पढ़ाई करती, क्योंकि घर में ऐसा कहा जाता है ना कि नहीं पहले आप गाड़ी लेकर आओ, उसके बाद में गाड़ी चलाना सीखना। नहीं नहीं भाई, गाड़ी लेकर आना नहीं है, हम पहले सीख जाते, अपने आप गाड़ी आ जाएगी। ऐसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो देखे जाते हैं। टैलेंट मायने रखता है, टैलेंट मायने रखता है, आपका जुनून, आपका जज्बा मायने रखता है कि आपके अंदर कितना जुनून है उस तक पहुँचने के लिए, जो लक्ष्य आप लेकर चले हैं। पूजा जी, आप पत्रकार हैं बेसिकली और आप एक लड़की भी हैं, तो कभी आपको क्या डर लगा है? डर बिल्कुल लगा है, क्योंकि हम इंसान भी तो है। लड़की के साथ में एक मैं इंसान हूँ, फिर वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, डर किसी को भी लग सकता है। ऐसी बहुत बार सिचुएशन मेरे सामने आई जब मुझे डर लगा, जब मैंने अपने आप में कहीं ना कहीं ऐसा महसूस किया कि नहीं यार, मैं गिर जाऊंगी, मैं लड़खड़ा जाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। बहुत बार ऐसा हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान को ये लगने लगता है कि नहीं यार, इसका लक्ष्य बहुत आगे तक है, ये बहुत आगे तक जाएगा या जाएगी, तो वो किसी ना किसी को भेज देते हैं। और मेरे पास प्रवीण सर को भेज दिया, तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे मार्गदर्शन मिल गया। जब कभी भी डर लगा, या तो मैं अपने पापा को फ़ोन कर लेती हूँ या सर से बात कर लेती हूँ, तो मुझे लगता है कि वो मेरे डर को मिनटों में ऐसे छू कर देते हैं ना। फिर मैं कहती हाँ यार, अब मैं कर लूँगी, चल, मतलब फिर शुरू हो जाती हूँ, वो डर मेरा बाहर हो जाता है। सर, प्रवीण सर को बुलाओ पहले। पापा का नाम बाद में है, पहले प्रवीण सर का नाम। नहीं, दरअसल क्या होता है, जिस व्यक्ति की वजह से हम बनते हैं और जो हमें इस लेवल तक पहुंचाता है, तो मुझे लगता है कि एहसान फरामोश कभी नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति को। उसे हमेशा उसका साथ ज़रूर देना चाहिए जिसने उसका साथ दिया हो। अच्छा, आपको लगता है कि चमत्कार जैसी कोई चीज़ होती है? बिल्कुल होती है, काफ़ी चमत्कार हुए हैं। क्या मैंने सोचा था कि मैं पत्रकार बन जाऊंगी, तो मेरे साथ ही इतना बड़ा चमत्कार हो गया। मैं खाटू श्याम जी को मानती हूँ, उन्हीं का चमत्कार है कि मैं भी पत्रकार बनी, या हो सकता है इससे भी बड़ा मुझे कभी कोई पद मिले। हालांकि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है कि आगे मेरा किस फील्ड में मेरा, लेकिन मेरा यही है कि मैं पत्रकारिता में ही परचम लहराना चाहती हूँ, मैं कुछ बड़ा करके दिखाना चाहती हूँ। और परिवार में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आप तो जानते ही हैं, कि जो कभी भी हमारी सफलता को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। उनको लगता है कि यार ये लड़की आगे कैसे बढ़ गई, क्यों बढ़ गई। परिवार में ही ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। मेरे परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे गिराने की कोशिश की, जिन्होंने कभी नहीं चाहा, पापा को भड़काया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही कि क्यों करना है, बेटी की शादी करनी है, आगे जाके चूल्हा चौका करना है, क्या रखा है इन सब में, क्या मिल जाएगा आपको, क्यों अपना सर दर्द बढ़ा रहे हो। लेकिन मेरी माँ, मेरी मम्मी की वजह से, मम्मी ने कहा कि मेरी बेटियों को मैंने क्यों पढ़ाया है, क्यों पैसा लगाया, आज मेरी बेटी सफल हो गई, सक्षम हो गई, तो कहीं भी नहीं रोएगी, कहीं भी नहीं रुकेगी, थमेगी नहीं, वो चलती चली जाएगी। क्योंकि आप देखते हैं कि आजकल कितनी सारी ऐसी खबरें हम देखते हैं कि तलाक हो गया, पति ने पत्नी को मार दिया, ये हो गया, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। और मैं तो एक पत्रकार हूँ, मुझे तो अच्छे से पता है कि एक कामयाब होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ख़ासतौर पर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। तो मुझे लगता है कि हर एक लड़की को, हर एक महिला को कामयाब होना चाहिए। फिर वो घर में रहकर भी कोई काम कर सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो घर में रहकर कुछ काम नहीं कर सकती। घर में रहकर भी अपना जो भी स्टार्टअप, जो भी चीज़ें करना चाहती है वो कर सकती है, लेकिन कामयाब होना बेहद ज़रूरी होता है। जब वो शादी से पहले, आप देख सकते हैं कि पिता के पैसों पर निर्भर होती है, पिता पर निर्भर होती है, शादी के बाद वो पति पर निर्भर हो जाती है। अरे क्यों होना निर्भर किसी पर, आपको सेल्फ अपने आप में कैसे भी करके इतना सक्षम हो जाना है कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, आप खुद अपने पैरों पर खड़े होकर के अपने सारे सपनों को पूरा कर सके। तो मुझे लगता है कि हर एक लड़की को इस पर सोचना चाहिए। और मैंने तो यही सोच करके आज कामयाबी की सीढ़ी प्राप्त की है, क्योंकि मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं काफ़ी,
तो बोलते हैं यार पूजा तू हमसे जूनियर थी, साला हम 2-2 3 बच्चे लेकर बैठे हुए हैं और आप आराम से यार बढ़िया अपनी लाइफ जी रहे हो यार, आपके मज़े हैं, घूम रहे हो, बड़े देश विदेशों में भी जाती हो, कभी छत्तीसगढ़, कभी राजस्थान, कभी झारखंड, तुम्हारा तो यार लंबा टूर रहता है यार, तेरे कितने मज़े हैं। वो लड़कियां सारी ये बोलती, तो मैं कही मज़े नहीं है, ये मेरा स्ट्रगल है। तुम शायद उस वक्त भूल गई जब कॉलेज लाइफ में मैं सब चीज़ों को देख करके रोया करती थी। मुझे लगता था कि नहीं यार मैं फ्यूचर को लेकर कुछ करूँ। मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी वो कभी भी फ्यूचर को लेकर इतना ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं थी या इतना ज़्यादा परेशान नहीं थी, वो सिर्फ मज़े ले रही थी ज़िंदगी के। उन्हें ये लगता था कि ज़िंदगी जीना है, लेकिन मुझे ये लगता था कि ज़िंदगी जीने के साथ साथ कुछ कर भी दिखाना है, मुझे मेरे परिवार को साबित करना है। तो बस इसी दिशा में और इसी सोच में मैं धीरे 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 आगे चलती रही। जब कभी भी कोई भी बात आती है तो मुझे लगता है कि आपको ना किताबों से इश्क करना चाहिए। किताबों से इश्क किया है साहब, धोखा तो नहीं खाएंगे, अगर बेवफा भी हुई तो हुनरमंद बनाकर ही छोड़ेगी। इसलिए मुझे किताबों से ज़्यादा इश्क है, किसी और से ना होकर। अच्छा पूजा जी, कभी ऐसा हुआ है कि आप इंटरव्यूज पर्पज से आउट ऑफ स्टेशन गए हो और आप घूमने लग गए हो, इंटरव्यू वगैरह बाद में देखेंगे, कुछ ऐसा हुआ है? मतलब अमन जी बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। ऐसा होता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कई जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। राजस्थान से बाहर जैसे ही मुझे मौका मिलता है, लाइक अभी हमारा एक इवेंट था, हम छत्तीसगढ़ गए थे, तो मैंने सोचा यार इवेंट वगैरह तो होते रहेंगे लेकिन घूमना ज़्यादा ज़रूरी है, मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है। फिर मैंने सर से परमिशन ली, मैंने कहा सर मुझे घूमने का एक बार मौका दीजिए। तो सर बोलते हैं कि जाना पहले इवेंट ज़रूरी है, इवेंट करवा के जाओगे, उसके बाद में 2 दिन हम भले यहाँ रुक जाएंगे, उसके बाद में घूमो। तो मुझे लगा कि नहीं यार घूमने का मौका मिल रहा है ना, इवेंट करवाया और घूमने चली गई। तो कहीं ना कहीं एक काम के साथ में हमारी ये लाइफ भी चलती रहती है, एंटरटेनमेंट भी हमारा कहीं ना कहीं हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, हमें मज़ा आता है बल्कि काम करने। और मैंने तो काम को हमेशा इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, वैसे सीरियस नहीं लिया, लोग पागल हो जाते हैं यार मेरा पास ये काम है, मुझे ये करना है यार, ये छूट गया। करना है भाई, मुझे ही करना है, आराम से करना है, धीरे 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 जैसे जैसे हुआ कर लेंगे, क्या दिक्कत है। घूमने का मुझे वैसे बहुत शौक है। परमिशन आप परमीन सर से ही लेते हो? नहीं, परमिशन एक्चुअल में वो मेरे सीनियर है, तो मुझे परमिशन उन्हीं से लेनी होगी, क्योंकि चैनल वही देखते हैं, तो परमिशन तो उन्हीं से लेना होता है। किसी का इंटरव्यू भी करना होता है तो भी परमिशन उनसे लेनी होती है, कहीं जाना होता है, लीव पर जाना होता है तो भी परमिशन लेनी होती है, तो वो एक अलग बात है। सारा खर्चा न्यूज़ चैनल्स का ही होता है जब आप घूमने जाते हो बाहर कभी? बिल्कुल होता है, कुछ हमारा भी हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि हम वो शॉपिंग वगैरह का न्यूज़ चैनल थोड़ी देना चाहिए। राइट राइट। वो तो चलो फिर भी ठीक है, परवीन सर को कॉल कर देंगे सर थोड़ा सा। नहीं, ये भी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, खुद से भी मैं खुद का कर लेती हूँ। इतना तो सेविंग रखती हूँ कि भाई ठीक है, कभी कहीं भी ज़रूरत पड़ जाए तो निकाला और ले आए। वैसे पत्रकार की अगर अपन इनकम की बात करें तो कितना हो जाता है? कोई फिक्स नहीं है पत्रकार की इनकम का, और देखा जाए तो पत्रकारों को मिलता ही क्या है, कुछ नहीं मिलता। वो तो अपने बेस पर कमाते हैं, एडवर्टीजमेंट के हिसाब से कमाते हैं। चैनल वाले कुछ हद तक थोड़ी बहुत सैलरी, जो बड़े चैनल्स होते हैं, जो नेशनल चैनल्स होते हैं, वो अपने हिसाब से कुछ सैलरी दे देते हैं, लेकिन जो बेचारे मतलब यूट्यूब पे जो होते हैं या फिर जो अपना खुद का सेटअप रखते हैं, उनके पास कोई सैलरी स्कोप नहीं रहता है, वो अपने हिसाब से सारे काम करते हैं। फिर वो चाहे एडवर्टीजमेंट के जरिए हो, कमीशन बेस पर हो, उन्हें खुद को करना होता है। हाँ, मैं तो चैनल के द्वारा नियुक्त हूँ तो मेरे पास तो सैलरी आती है। आप ये मत सोचना कि मेरी सैलरी पर अब आप आ जाए। फिर भी कितना हो जाता है मंथली? क्योंकि हम थोड़े वैसे हैं ना, थोड़े से फ्रीलांस वर्क करते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि इतना स्कोप में इतना है, तो फिर हम उसमें घुस जाएं उस फील्ड में। अच्छा। नहीं, रूट चेंज मत करो आप, आपका जो चल रहा है ना वही चलाओ, क्योंकि बहुत स्ट्रगल है, बहुत मेहनत है, सीरियसली। मुझे पता है कि पत्रकारिता कैसे की जाती है। मेरे पास आज स्टेट का चार्ज है, तो रिपोर्टर्स को हैंडल करना, खबरों पर ध्यान देना, गलती से कोई मिस्टेक ना हो जाए, और चैनल का टारगेट भी मंथली बेस पर हमें टारगेट देना होता है। मुझे वहाँ से सैलरी नहीं मिलती, बल्कि मैं यहाँ से टारगेट देती हूँ चैनल को, तो वो सारा टेंशन कहीं ना कहीं हमें अंदर ही अंदर परेशान करता है, और हम फिर भी कर लेते हैं। हमें पता है कि ठीक है, हमारे और भी सोर्सेज होते हैं, और भी हमारे बिजनेस होते हैं, तो हम उस हिसाब से पैसा निकाल लेते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बैंक बैलेंस कितना है आपका अभी? मैंने चेक नहीं किया है। बैंक बैलेंस तो देखो, लड़कियों के पास तो मुझे लगता है हमेशा पैसा अच्छा खासा रहता ही है,
लड़कों से ज़्यादा। और एक चीज़ और आपने भी नोटिस किया होगा कि एक लड़के की सैलरी 70,000 है, फिर भी वो बाइक पर जाता है और एक साथ अपने 3-4 दोस्तों को भी ले जाता है, यार तू भी बैठ जा चलते हैं। और बाइक भी नहीं होती है तो बेचारा ऑटो से भी चला जाता है। लेकिन एक लड़की की सैलरी अगर 25,000 भी है ना, तो भी वो ओला भी लेकर जाएगी, तो 4 व्हीलर के साथ लेकर जाएगी। उसका एक अलग ही टेंशन होता है, वो अपने अलग ही तरीके के खर्चे करती है। आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग कितना ही पैसा इकट्ठा कर लो, कितना ही पैसा रख लो, फिर भी सारा खर्च हो जाता है। हमारे पास कितना ही कम पैसा क्यों ना हो, फिर भी बच जाता है। तो ये लड़कियों की खासियत होती है, ऐसे थोड़ी ना हमें लड़कियां कहा जाता है। पूजा जी, अगर हम बात करें आपने कॉलेज भी किया हुआ है, तो हाँ। कभी आप ऐसा हुआ है कि आपने कभी पत्रकारिता की फील्ड में आप किसी का इंटरव्यू लेने गए हो और आपको किसी ने फ्लर्ट किया हो, किसी का इंटरव्यू लेते हो? इंटरव्यूज की टाइमिंग तो देखिए, चूंकि मैं एक लड़की हूँ तो फ्लर्ट तो मुझे लगता है सभी व्यक्ति करते होंगे, कोशिश करने में किसी का कोई वो नहीं जाता। देखिए, मैंने तुलसी की माला पहन रखी है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगी। कोशिश करते हैं, बहुत बार ऐसा ऑफर भी आए हैं, बहुत बार ऐसी कोशिश की है, लोगों ने फ्लर्ट किया है। लेकिन सच कहूँ ना तो मेरा पता नहीं इंटरेस्ट ही नहीं था शुरुआत से। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे प्यार किससे, मेरी कामयाबी से, मेरे लक्ष्य से और मेरी किताबों से। तो फ्लर्ट वगैरह करना, मेरे पास इतना समय भी कहाँ था। आज मैं अपने आप में थोड़ा भी समय निकालती हूँ तो मैं अपने लिए निकालती हूँ, लोगों के लिए नहीं निकाल पाती हूँ। ये फ्लर्ट करना, बाबू शोना बोलना, फ़ोन पे चैटिंग्स करना, चिट-चैट करना, इन सब का एक पत्रकार के पास टाइम नहीं होता है। तो फ्लर्टिंग बहुत हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। फ्लर्ट करने वालों ने किए, मैंने भाव ही नहीं दिया। तो कभी आपको प्यार हुआ है? प्यार हुआ है ना, बिल्कुल। मुझे मेरी किताबों से प्यार हुआ है, मुझे मेरी कामयाबी से प्यार हुआ है, मुझे मेरे लक्ष्य से प्यार हुआ है। बाकी मुझे लगता है कि इंसानों से प्यार करके धोखा खाने से अच्छा है आप अपने लक्ष्य से प्यार करो, आप अपने आप से प्यार करो। तो मुझे बस अपनी किताबों से प्यार हुआ और मुझे किताबें पढ़ना बेहद अच्छा लगता है और पत्रकारिता में ही कुछ सीखना, कुछ कर जाना अच्छा लगता है। तो मैं पत्रकारिता से बेहद प्यार करती हूँ और मुझे लगता है कि मैं इस फील्ड में आज नहीं तो कल जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करूँगी। अभी आपने बोला ना कि मुझे प्यार हुआ है, मेरा धक धक करने लग गया यहाँ पे। अच्छा, तो आपको लगा कि किसी इंसान से प्यार हुआ है? वही, और ऐसा बोला ना कॉन्फिडेंस होके कि हाँ हुआ है, और सोचा भी वो, तो मुझे लगा कि ठीक है हुआ होगा। नहीं, जरूरी नहीं है कि ऐसा नहीं है, हर एक व्यक्ति के जीवन में प्यार शब्द होता है, प्यार होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने कभी किसी को भाव नहीं दिया, ना ही सीरियस लिया। मुझे लगता है कि मुझे मेरी किताबों से, अपने लक्ष्य से इतना प्यार कर लेना है कि मुझे वो खुद आकर कहे तुझे मुझसे प्यार था भाई, अब ले ले। इसलिए मैंने सबसे पहले अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए प्यार किया, या लक्ष्य से प्यार किया। कामयाबी से प्यार करो, बाकी सब तो रखे ही रह जाते हैं। फिर भी कभी आगे प्यार होगा आपको? हो सकता है, हो सकता है, कंफर्मेशन नहीं है, बट हो सकता है। प्यार होगा ना, अपने हस्बैंड से होगा ना, हस्बैंड से करूंगी, क्यों किसी बेचारे दूसरे की जीवन खराब करूं, उसका क्यों समय बर्बाद करूं, मेरा समय बर्बाद करूं। अपने हस्बैंड से ढेरों सारा प्यार करूंगी। जिस दिन शादी हो जाएगी होंगी, यार आप ही पहले थे और आप ही आखिरी हो। हस्बैंड रहेगा तो फिर किसी से प्यार करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? ओहो, ये तो आपने नहीं दिया था मुझे सवाल। ठीक है ना, हस्बैंड जिससे अपन प्यार कर रहे हैं वो भी हस्बैंड हो सकता है। देखिए, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, तो मुझे लगता तो नहीं है वो लव मैरिज करने देंगे। लेकिन फिर भी ये वक्त बताएगा। अगर किसी से प्यार हुआ, सच्ची शिद्दत से हुआ, तो लव मैरिज कर लेंगे घर वालों को बता करके, और नहीं हुआ तो घर वाले जहाँ शादी करेंगे वहाँ चले जाएंगे। अच्छा, प्यार हो गया आपको, सब चीजें हो गई और फैमिली ने मना कर दिया, फिर आप क्या करोगे? अगर मेरा प्यार राधा कृष्ण के जैसा होगा तो मैं ज़रूर उससे शादी करूंगी, फैमिली को मनाऊंगी, फिर वो चाहे कितना ही मना करे। शिव पार्वती जैसा हुआ तो फैमिली को छोड़ पाओगे? शिव और पार्वती जी जैसा मेरा प्यार हुआ तो मैं फैमिली को तो नहीं छोड़ पाऊंगी।
और दोनों को साथ लेकर चलूँगी। फैमिली भी रहेगी और प्यार भी रहेगा। मैं ऐसा ही कुछ कर दिखाऊंगी और मुझे अपने आप पर इतना पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि जिसको मैंने प्राप्त करने की सोच लिया, फिर वो चाहे मेरा परिवार हो, चाहे मेरा प्यार हो, चाहे मेरी कामयाबी हो, और वो मुझे ना मिले, नामुमकिन है ऐसा। भाई ये इंटरव्यू मेरे पिताजी भी देखेंगे, प्यार मोहब्बत इश्क वो निकाल देंगे। नहीं, अंकल जी को पता हुआ है ना, क्योंकि सोसाइटी में ये चीज भी होती है और आप बाहर रहते हो और एक लड़की होने के नाते इन टॉपिक्स पे भी बात करना जरूरी है। देखिए सब कुछ होता है अमन जी, सब कुछ होता है जीवन में, लेकिन मुझे लगता है कि मैं और लड़कियों जैसी नहीं हूँ, मैं सबसे डिफरेंट हूँ। मेरे लिए दूसरों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, दूसरों मतलब मेरे परिवार की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। मेरी खुशी मैंने कभी भी नहीं आंकी और ना ही मैंने कभी मेरी खुशी के लिए कुछ किया। आज मैं पत्रकार बनी हूँ तो भी मेरे परिवार की खुशी थी, मुझे तो पता ही नहीं था मैं पत्रकार बनूंगी। आज आगे बढ़ रही हूँ तो भी मेरे परिवार की खुशी, और कल आगे बढ़ूंगी या कुछ कर भी लिया तो भी मेरे परिवार की ही खुशी होगी। परिवार में सब आ जाते हैं और उसी परिवार में मेरा प्यार भी आ जाता है। तो बस वही वाली बात है कि मैं सबको समान और सबको साथ लेकर चलने वाली लड़कियों में से हूँ। मुझे पता है कि ताली कैसे बजानी है और कैसे सबको साथ लेकर चलना है। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है, अगर फैमिली की बात करें? फैमिली में मम्मी है, पापा है, 2 सिस्टर है और 1 भाई है। दादी है, दादा एक्सपायर हो गए हैं। यही हमारी छोटी सी फैमिली। हालांकि बड़े पापा, बड़ी मम्मी वगैरह सब है, लेकिन सब अलग अलग रहते हैं। हमारी फैमिली की बात करूँ तो यही है, हम 6 लोग हैं। फैमिली में लव मैरिज किसी की नहीं हुई अभी तक? कभी नहीं। और हाँ, फैमिली में, हमारी फैमिली में तो नहीं हुई है। हालांकि मेरी मौसी के लड़के ने अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे परिवार में, यूँ कहूँ पूरे खानदान में पहला रिकॉर्ड टूटा है किसी ने लव मैरिज की। तो मैंने कहा भाई चलो अच्छा है, तूने कोशिश तो की, आगे दूसरों के लिए रास्ते साफ हो गए हैं। मौसी का एक लड़का है तो उसकी लव मैरिज होने जा रही है। इंस्पायर हो गए आप उनसे? इंस्पायर हमसे लोग हो जाएं, हम उनसे क्या होंगे। लेकिन बस ये है कि हाँ, कोशिश की है उस बंदे ने, भाई ने कोशिश की और वो अपने प्यार को, 7 साल के प्यार को निभा रहा है, घर पर लेकर आ रहा है, तो बड़ी बात है ये। वो हिम्मत होनी चाहिए परिवार के सामने खड़े होने की भी। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि परिवार के सामने खड़े होने वाली मैंने बात कही, जब मैं सही होती हूँ या मुझे जब ऐसा लगता है कि मेरी गलती नहीं है, तो फिर भगवान भी आकर खड़े हो जाते हैं ना, तो मैं झुकती नहीं हूँ। मैं मेरे परिवार के सामने भी कभी नहीं झुकती, और जहाँ मेरी गलती नहीं होती है तो मैं नहीं झुकती, लेकिन जहाँ मेरी गलती होती है मैं वहाँ बच्चे के आगे भी झुक जाती हूँ। मैं अपने छोटे भाई से भी माफ़ी मांग लेती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं यार, मैंने गलत किया, मैंने उसको अनजाने में ही सही लेकिन हर्ट कर दिया, तो मैं उसको सॉरी बोलती हूँ, उसको मनाती हूँ, उसको प्यार करती हूँ, फिर मान जाती हूँ, और गलती नहीं होने पर किसी के बाप की नहीं सुनती। ऐसा है। तो आपको कितने फ्लर्ट किया है आज तक? मुझे लग रहा है आप भी फ्लर्ट कर रहे हो। नहीं, वो एक्चुअली आपने दूसरी बार ये सवाल कर लिया ना। फ्लर्ट का तो मैं लड़कों का गिना तो नहीं सकती, क्योंकि स्कूल लाइफ भी रहा, कॉलेज लाइफ भी रहा, फिर हमारी जनरी जो है पत्रकारिता में आ गई, और पत्रकारिता में भी, जर्नलिज्म में भी मैंने कई जगह ऐसे रहे, हम घूमे फिरे। तो फ्लर्ट के लिए तो बहुत सारे लड़के सामने आए, फ्लर्ट तो बहुतों ने किया, बहुतों ने कोशिश भी की। फ्लर्ट के साथ साथ शादी के लिए भी लोगों ने बहुत सारे प्रपोजल दिए, बहुत सारे जगह ऐसा फैमिली तक पहुंच गए, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। घर वाले कभी शादी के लिए भी बोलते भी थे तो मैं बोलती थी कि रुक जाओ, उनको टाइम टू टाइम देती जा रही हूँ, कभी 2 साल कर दिया, कभी 3 साल कर दिया। आप कहने लगे कि बेटा तेरा 3 साल हो गया, मैंने कहा नहीं अभी बाकी है, कुछ कर लेने दो, कि और कितना कुछ करना है। मैंने कहा बहुत कुछ करना है, ये तो अभी शुरुआत है, आप कुछ करने दो, उसके बाद ही मैं आगे की सोचूंगी। पूजा जी, अगर हम बात करें कि आपके अकॉर्डिंग एक लड़के में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो आपकी लाइफ में आ सके? लड़के की क्वालिटी की आप बात कर रहे हैं तो अमन जी काफ़ी अच्छा आपने सवाल रखा है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, लेकिन क्वालिटी की आप जब बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक लड़के के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी इज्जत, सम्मान होना चाहिए, कि वो सामने वाली लड़की या किसी भी व्यक्ति का सम्मान कर रहा है, फिर वो आपसे चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें वो काबिलियत होनी चाहिए कि वो ज़रूरी नहीं कि वो नौकरी कर रहा हो, कहीं पे सरकारी जॉब में हो, अगर कुछ नहीं भी कर रहा है तो वो काबिलियत होनी चाहिए कि वो पत्थर से भी पैसा निकाल के ला सकता है। उसके अंदर समझ होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। प्रेम भाव तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इज्जत सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, और सबसे बड़ी संस्कार, उसके संस्कार ऐसे होने चाहिए कि वो अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी माँ और अपने परिवार की भी इज्जत करे और अपनी पत्नी को भी साथ लेकर चले। क्योंकि आजकल के रिश्ते मैं देखती हूँ ऐसे हो जाते हैं कि शादी हुई, लड़का अपनी बीवी का हो जाता है, माँ बहन सबको साइड कर देता है, लेकिन ये गलत है। जिस परिवार ने आपको बनाया, जिस परिवार के साथ आप हैं, तो मुझे लगता है कि अपनी पत्नी को साथ लेकर के उसे भी मनाए, उसे भी समझाए, उसे भी उस स्थिति में ढलने की या उस जगह ढलने की कोशिश करवाएं, या समझा करके अपने परिवार से प्रेम करवाएं। लड़के के अंदर समझ होना बेहद ज़रूरी है, प्रेम होना बेहद ज़रूरी है, भाव होना उसके अंदर बेहद ज़रूरी है, संस्कार होना उसके अंदर बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ थोड़ा बहुत सुंदर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ठीक है ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है कि रंग उसका सांवला होगा तो चलेगा, लेकिन उसके अंदर वैसी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो हाँ किसी के सामने प्रेजेंट हो तो उसके मन को भाले। बस इतनी बहुत होती है क्वालिटी। बाकी सर्वगुण संपन्न की कोशिश करेगी तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, कुछ एक तो छूट ही जाएगा। तो मुझे लगता है मैंने जो छोटी छोटी चीज़ें बताई है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये सारी चीजें मेरे में है, आप मुझे ही फ्लर्ट कर रहे हो अब मैंने बोला नहीं ना, मैंने प्यार से सुना ना सारी चीजें। नहीं, मैंने एक लड़के की क्वालिटी की बात की है कि लड़के में एक्चुअल में क्वालिटी होनी चाहिए। तो अच्छी बात है ना, आपको कोई अच्छी लड़की मिलेगी, आपके जैसी ही लड़की मिलेगी, आप भी लड़की की क्वालिटी की बात कीजिएगा तो आप भी कहीं ना कहीं सोचेंगे कि नहीं यार मुझे भी इस लड़की में ये क्वालिटी चाहिए, तो मिल जाएगी। क्यों टेंशन लेते हो? बस वो गोरा होने वाली बात लास्ट में मिस हो गई नहीं, सांवला, मैंने कहा कि सांवला भी चलेगा। जब सांवरे का, श्री कृष्ण भगवान का सांवला रंग है, बावजूद उसके वो इतने प्रिय, इतनी गोपियाँ हैं, राधा, मीरा, रुक्मणी, सब उनसे इतना प्रेम करती है क्योंकि वो मनमोहक है। आपका व्यक्तित्व आपका मनमोहक होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति के मन को भा जाए, तो फिर आप उसके लिए सबसे अच्छे हैं। लेकिन ये नहीं कि अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। मन की खूबसूरती मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी है, तन की खूबसूरती से ज़्यादा मन की खूबसूरती होना चाहिए। और मन जिनका सुंदर होता है वो तन भले ही उनका सुंदर होना हो, मन की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल की लड़कियां तो ये सारी चीज़ें नहीं मानती होगी, उन्हें तो स्मार्ट बंदा चाहिए होता है। मुझे मत लीजिएगा, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, आजकल की लड़कियों की बात कर रही हूँ। आपके अकॉर्डिंग प्यार का क्या मतलब है सही अर्थों में? प्यार, बड़ा कठिन सवाल कर लिया है आपने अमन जी। प्यार यानी प्रेम, और सबसे बड़ा जो होता है उसे क्या कहते हैं अपनी भाषा में, समर्पण, वो होता है। अगर आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं तो उसकी खुशियों से प्यार करें, उसकी खुशी में आपकी खुशी होनी चाहिए, उसके दुख में आपका दुख होना चाहिए, उसकी कामयाबी में आपकी कामयाबी होनी चाहिए। और तो और अगर वो कहीं जाना चाहती है या आपको छोड़ना चाहती है तो भी उसकी खुशी में आप खुश होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, प्यार एक ऐसा शब्द है जिसे मुझे लगता है एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। श्री कृष्ण और राधा जी की मैं प्रेम की बात करूं तो कान्हा जी ने राधा जी से बहुत ज़्यादा प्यार किया, बेहद प्यार किया, और आज राधा जी श्री कृष्ण भगवान के नाम से ही जानी जाती है। उसे प्यार कहते हैं कि आपका प्यार इतना सच्चा होना चाहिए कि आपकी पहचान उस प्यार से हो जाए। आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन आपके प्यार की खुशियाँ, आपके प्यार की खुशियों की वजह से आप कामयाब हो जाए, तो वो प्यार है। प्यार में विश्वास और समर्पण और समझदारी, अंडरस्टैंडिंग बेहद ज़रूरी है। प्यार थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, धीरे धीरे हो सकता है, खत्म भी, पूरी तरह खत्म नहीं होगा, क्योंकि एक दौर ऐसा आता है पति पत्नी लंबे समय तक साथ रहते हैं, लेकिन एक दौर में पति और पत्नी थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हैं जब बच्चे वगैरह हो जाते हैं। लेकिन बुढ़ापे में उसी पत्नी की उस पति को ज़रूरत पड़ती है और पत्नी को उसी पति की ज़रूरत पड़ती है। प्यार थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपका समर्पण, आपका विश्वास हमेशा जीवित रहेगा, तो आपका रिश्ता लंबे समय तक चलता रहेगा। और इसी को ये जो डेफिनेशन मैंने की है, इसी को प्यार कहते हैं। प्यार करो दिल से, लेकिन ये नहीं है कि आप प्यार कर रहे हो बाहर से कि ठीक है यार आप दिल से प्यार कर रहे हो, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू सो मच, ये सब प्यार नहीं होता है। प्यार में खुशियाँ बांटी जाती है, प्यार में दुख बांटे जाते हैं, और प्यार में समर्पण होता है कि सामने वाले व्यक्ति को खुश रखने के लिए कुछ भी छोड़ा जा सकता है। ये प्यार की परिभाषा है। आप छोड़ सकते हो किसी को भी प्यार के लिए?
किसको छोड़ना है मुझे? फैमिली को। आपने बताया ना आप फैमिली को नहीं छोड़ सकते। तो सामने वाले की खुशी अगर मेरे में है, जैसा कि मैंने बताया कि प्यार में समर्पण है, मैं उसकी बात कर रही हूँ जिससे हम प्यार कर रहे हैं, उसकी खुशी है कि आप मुझे छोड़ दो तो हम छोड़ देंगे। उसकी खुशी है कि मैं अब जीवन भर आपके साथ रहना चाहता हूँ तो साथ रहेंगे। और रही बात फैमिली को छोड़ने की, तो फैमिली भी तो हमारा प्यार है, फैमिली से भी तो हम प्रेम करते हैं, फैमिली भी तो हमारा हिस्सा है। तो फैमिली को भी हम प्यार करके उनके साथ लेकर चलेंगे। छोड़ने वाला मसला यहाँ नहीं है, छोड़ेंगे नहीं, उनको साथ लेकर चलेंगे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप इंटरव्यू के पर्पज से बाहर गए और फैमिली ने मना किया हो कि नहीं तू लड़की है घर पे रहे? मेरे परिवार में तो बहुत बार हुआ है ऐसा। मेरे पिताजी तो बोलते हैं आपको स्टेट का जो है काम दिया हुआ है राजस्थान का, तो बेटा आप राजस्थान का ही करो, बाहर क्यों जाना, क्या काम है आपको, बाहर जाने से क्या मतलब है। लेकिन अगर हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए, कुछ और बड़ा करना है, कुछ सीखना है, तो हमें बाहर भी निकलना होगा, हमें बाहर भी जाना होगा। तो कई बार ऐसा हुआ है घर वालों को बिना बताए भी गई हूँ, काम किए हैं, भाई काम करना है तो ज़रूरी है। मम्मी को बता देती थी, मम्मी आज यहाँ जाना है, आप पापा को मत बोलिएगा, तो मम्मी नहीं बोलती थी। लेकिन ये पापा सुनेंगे यार, कट वो मम्मी को डांटेंगे। ये तो अंकल जी को अलग से क्लिप भेजूंगा मैं, ब्लैकमेल करूंगा पूरा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रहे हैं, सपोर्ट हमेशा रहा है। बस ये रहा है कि पापा का ये कहना होता है कि आपको स्टेट का राजस्थान का काम दिया है तो आप राजस्थान के ही काम पर ध्यान दो। लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान के साथ और भी स्टेट है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और भी बिहार, ये सब स्टेट दिए हुए हैं हमारे चैनल में, जॉइंट है। तो मुझे लगता है कि इन पर भी मैं काम करना ज़रूरी समझती हूँ और जानना समझना ज़रूरी समझती हूँ। मेरे लिए जाना मतलब घूमना नहीं है, मेरे लिए वहाँ की परिपाटी को समझना, वहाँ की राजनीति को समझना, वहाँ के समक्ष लोगों के बीच बैठ उठकर उनकी क्या मानसिकता है उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। राजस्थान में तो देखा हुआ है कि कैसे क्या सब कुछ चलता है, लेकिन बाहर की हवा खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहते हैं ना कि ठोकर खाकर ही ठाकुर जी बनते हैं, तो बस वही वाली बात है कि ठोकर खाना भी बेहद ज़रूरी होता है। अच्छा पूजा जी, कभी आपने कॉलेज लाइफ के अंदर बिना पढ़े एग्ज़ाम दिया है? बिना पढ़े एग्ज़ाम कॉलेज लाइफ में? हाँ, ऐसा ही होता था मेरे साथ। तो मैं तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर में जब कभी भी हमारे क्या है, हिस्ट्री के एक टीचर थे अविनाश जी सर, काफ़ी अच्छे हैं वो और मुझे अच्छे भी लगते थे वो। तो यही था कि उनकी एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, उनका क्लास लेने के लिए मैं कॉलेज में जाती थी। तो हिस्ट्री पढ़ा करती थी मैं, हिस्ट्री मेरे पास रहा है सब्जेक्ट बीए में। लेकिन बाकी के जो भी सब्जेक्ट रहा करते थे, ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में एक सर थे हमारे, वो काफ़ी अकड़ू थे, थोड़े से टकलू टाइप के थे, हम उन्हें चिढ़ाते रहते थे, वो अकड़ू थे। तो हम इनकी क्लास अटेंड ही नहीं करते थे। हम क्या करते थे, छुप जाते थे। जब कभी भी टेस्ट वगैरह होता था, तो टेस्ट तो मैंने आज तक दिए ही नहीं, बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैंने टेस्ट वगैरह सब दिए हों, या कभी भी कोई ऐसा एग्ज़ाम जो नॉर्मली लगता है कॉलेज में वो दिया हो। हम छुप जाते थे, फिर मैम ढूंढ के लाती थी कि बच्चियाँ ऊपर छुपी हुई है, यहाँ छुपी हुई है, बाहर निकल जाते थे कि यार कुछ खाने पीने चलते हैं, मौज मस्ती करने चलते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है। लेकिन जब एग्ज़ाम नियर होते थे तो मुझे लगता था कि नहीं पूजा, थोड़ा बहुत तो पढ़ना ज़रूरी है, नहीं तो बेटा फेल भी हो सकते हो। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो कि आपको सब कुछ आता है, आप कर लेंगे। तो जब नियर होता था एग्ज़ाम तो मैं स्टडी करती थी, सुबह जल्दी उठ करके 4 बजे उठ जाती थी, फिर 4 से 6 बजे तक मैं स्टडी करती थी, शाम को बैठती थी। मैं दिन भर नहीं पढ़ती थी, मेरा 24 घंटे वो किताबों में लेकर वैसा वाला सीन नहीं था कि किताबों में डूबी रहूँ ना। मेरी आदत थी कि थोड़े टाइमिंग में पढ़ना है, और थोड़ी टाइमिंग में ही मुझे बहुत अच्छा याद हो जाता था, और मैं पूरे की पूरे पेज भर के आती थी कॉलेज में। 32 की 32 पेज में भर के आती थी। फ्रेंड्स बाहर आके पूछते थे कितने पन्ने भरे, मैं कहा 32। भाई तू तो गई। और ऐसा ही वो फर्स्ट डिवीज़न में फर्स्ट ईयर, फर्स्ट डिवीज़न में सेकंड ईयर, फर्स्ट डिवीज़न में थर्ड ईयर। तो बोलती यार तू पढ़ती तो थी नहीं, तो मतलब हमारे साथ धोखाधड़ी करती थी कि तू हमें मज़े मारने के लिए बैठाती थी, और तो खुद बहुत माइंडेड। मतलब ऐसे जो है मेरा उस वक्त का कॉलेज का दौर रहा। बिना पढ़े भी मैंने बहुत बार एग्ज़ाम दिया, लेकिन फिर भी जब नियर एग्ज़ाम होते थे तो मैं स्टडी करती थी। ऐसी बात नहीं है कि मैं और कॉन्फिडेंस में होकर बिल्कुल नहीं पढ़ती। तो ये मैसेज मैं उन लोगों को, ये मत सोचेगा कि एक पत्रकार बन गई और आप सोच रहे हैं कि बिना पढ़े एक पत्रकार बन गई। ना ना बेटा, पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पूजा जी, कभी कॉलेज लाइफ के अंदर आपकी लड़ाई वगैरह हुई है? हाँ, बहुत बार हुई है। मतलब ठोकने वाली, बोलने वाली नहीं? हाँ, मेरी एक फ्रेंड है, मेरी बचपन की फ्रेंड है दीक्षा। उसका नाम लूंगी और उसको ज़रूर भेजूंगी ये वाला, कहेगी तूने मेरी इंसल्ट कर दी।
एक बार ऐसा कोई वाकया था, ऐसी कोई बात हो गई थी तो मुझे आ गया गुस्सा और मैंने भरे बाजार में उसे चांटा मार दिया। और जो तो वो मेरी बचपन की फ्रेंड थी, तो उसने काफ़ी समय तक 5-6 महीने तक मुझसे बात नहीं की और बात के साथ साथ उसने मतलब रिलेशन ही तोड़ने जैसी सिचुएशन मेरी हो गई थी। बट फिर मैंने उससे माफ़ी भी मांग ली थी, गुस्से में मैंने थप्पड़ तो रख दिया। और बहुत बार कॉलेज में भी ऐसा हुआ है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल फूल भी थी। मैं आपको बताना चाहूँगी ये बात भी, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी पहले। कोई छोटी छोटी बातों पे भी मुझे कोई कुछ कह देता था तो मैं रोने लग जाती थी। और ख़ास तौर पर मेरे वो फेवरेट टीचर हिस्ट्री वाले अविनाश जी सर, उनका तो मतलब डांट लेना, तो मैं सोचती कि इन्होंने मुझे डांट दिया तो क्यों डांट दिया, मेरी इंसल्ट हो गई। तो ठीक है, वो भी मेरे साथ रहा, लेकिन पिटाई विटाई में मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि मैं पतली सी तो थी। मुझे लगा कि यार मैं ही पिट कर आ जाऊँ, तो मैं डर भी लगता था इस बात का। लड़कियों की लड़ाई, एक चांटा मार दिया, वो लड़ाई थी। हमारे जब तक हॉस्पिटलाइज नहीं हो जाए ना बंदा सीरियस आईसीयू में, तब तक वो लड़ाई काउंट नहीं होती है। नहीं, हमारे ऐसा कभी नहीं यार, डर लगता है इन सब चीज़ों से, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, वो बोलने वाली लड़ाई तो काफ़ी हुई होगी। बोलने वाली लड़ाई तो बहुत ज़्यादा हुई है, बिना बोले बिना कुछ कहे। क्योंकि लड़कियों में एक चीज़ ये है, एक बात हमेशा आपने भी गौर की होगी कि लड़की ही लड़की की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। मजाल है कि कोई अच्छे कपड़े पहन के आ जाए, मजाल है कि कोई अच्छी हेयर स्टाइल करके आ जाए, और मजाल है कि कोई अच्छा बॉयफ्रेंड बटा के आ जाए। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लड़कियों में होती थी। लेकिन मेरा ये था कि मेरे साथ कोई ऐसा कुछ था नहीं, तो मैं मेरी दोस्तों के बॉयफ्रेंड्स के साथ बैठ के पेटीज खाया करती थी। वो अपने किस्से सुनाया करती थी, मैं सुना करती थी। मैंने कहा यार तुम मज़े लो, मैं ज़िंदगी के बाद में मज़े लूँगी। तो ये सारा चलता रहा। ये दौर तो मेरी कॉलेज लाइफ का है। पेटीज तो यहाँ पे भी खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकते हैं, अच्छी है वैसे पेटीज, मुझे बहुत पसंद है। पेटीज नोट करा जाए इस बात को। पूजा जी, लोग कहते हैं कि कामयाब होने के लिए धोखा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी इंसान चलना सीखता है जब धोखा खाता है। तो आपको क्या लगता है? अमन जी, ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगी। आपने बिल्कुल सही कहा, और एक्चुअल में ये जो बात कही आ रही है वो बिल्कुल सही है कि जीवन में जब तक आप ठोकर नहीं खाएंगे या धोखा नहीं खाएंगे तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। आपको अच्छे और बुरे का समझ नहीं आएगी, आपको ये नहीं पता होगा कि हम अच्छा कर रहे हैं या सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए अच्छा है। ये सब चीज़ों का आपको पता नहीं चलेगा, तो धोखा खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे फेसेस आए, बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आई, तब मुझे ये तय करना बहुत मुश्किल हो गया कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है। फैमिली पर एक बार ऐसी कोई विपदा आई थी, तब मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। पापा के ऊपर ही कोई विपदा थी, तो उस वक्त मेरा साथ, फिर आप कहेंगे कि प्रवीण सर का नाम ले दिया। प्रवीण सर को बुलाया जाए, तो उस वक्त मेरे कुछ अपने काम आए। उस वक्त मेरे साथ मतलब परिवार के लोग ना खड़े रह करके मेरे कुछ दोस्त, मेरे कुछ अपने जो मेरे सीनियर वो काम आए। तो उस वक्त मुझे पता लगा कि ये जो अपने 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 कहने वाले लोग हैं ना, कोई किसी का अपना नहीं होता। काम आने पर सब साइड हो जाते हैं, दोस्ती यारी सब रखी हुई रह जाती है। कुछ एक रिश्ते ऐसे होते हैं जो निष्पक्ष होते हैं, जिनमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, वही रिश्ते चल पाते हैं। और धोखे वाली जो बात आपने रखी, तो मुझे लगता है कि लाइफ में एक धोखा सभी को खाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना धोखा खाए भी कामयाबी के सीढ़ी तक पहुंच जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। लेकिन असल में देखा जाए तो सीढ़ी बाय सीढ़ी जो व्यक्ति चढ़ता है और जो धोखा खाता है, गिरता है सीढ़ी से एक बार, वो फिर प्रॉपरली जब कामयाब होता है, वो पूरी सीढ़ी पर जाके खड़ा होता है, तो वो पूरी तरीके से यूँ कहें कि एक निडर व्यक्ति होता है, एक सक्षम व्यक्ति होता है, और एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर व्यक्ति होता है। धोखा खाना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी खाए हैं, आप भी खा के देखना। आपने कहाँ खाए हैं धोखे? खाए हैं धोखे, पेटी छोड़ के धोखे। बिल्कुल। पूजा जी, मुझे भी कामयाब होना है, तो धोखा दे दो मेरे को। आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, वो आपको धोखा देगी? शादी वादी हुई आपकी? कहाँ शादी हो गई होती तो ये करते क्या, फिर काम धंधा करते हैं। अच्छा, नहीं, शादी वादी करो, बच्चे बच्चे पैदा करो, कुछ करो आगे। ये क्या कामयाबी होती है, शादी करो बच्चे पैदा करो? ना कुछ फैमिली बसाना मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये देखना नहीं चाहते कामयाब मेरे को। नहीं, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। दरअसल क्या है, आप एक, मुझे लगता है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए। नहीं, शादी करो अपना, ठीक है, आप कुछ कामयाब होना चाहते हैं, आप समय चाहते हैं तो वो समय लो।
लेकिन आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि आप उस लक्ष्य तक जाओगे तो ही कामयाब होगे। कोई तो लक्ष्य होगा आपका भी, क्या सोच रखा है, क्या बनना है? बहुत कुछ करना है, बता नहीं सकते ना, सपने बताने से पूरे नहीं होते हैं, फिर ऐसा कहते हैं तो हम छुपा लिए। अच्छा, छुपा लिए हैं, ठीक है, तो कोशिश करिए, आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। कामयाब होने के बाद में तो शादी कर लीजिएगा, मेरी तरह मत रहना कि कामयाब होने के बाद में भी शादी का कोई विचार ना हो। अब तो यही सोचना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको कहा था शादी के लिए, क्योंकि जब व्यक्ति कामयाब होता है ना तो उसके और भी ज़्यादा ड्रीम्स हो जाते हैं, उसके और भी ज़्यादा सपने हो जाते हैं, फिर वो और ऊंचाइयों तक जाने की सोचता है और उसके बड़े बड़े और भी ज़्यादा सपने होते हैं, तो इसलिए वो फिर डिले करता है शादी में। तो इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया था, बाकी आपकी मर्जी, मैं ऐसा नहीं कह रही आप शादी करो। अंकल जी पूजा जी की शादी करा दो, वापस जेठ बढ़ाने वाले हैं। तो पूजा जी, अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के जो पहले के टाइम पे हम बात करें तो लड़कियों को पैदा होते ही मार देते थे, तो आपके इस टॉपिक्स पे क्या विचार हैं? देखिए, ये काफ़ी बहुत बुरा है, मुझे ये लगता है, और आज के समय में और पिछले समय में काफ़ी बदलाव भी हुए हैं। पहले ये बात सही है, काफ़ी प्रथाएं होती थी, जिसमें से एक ये भी प्रथा थी, अगर किसी के घर में लड़की हो गया तो लाइक मातम सा छा गया, उस घर में ऐसा लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया। उनको ये लगता था कि वंश अब कौन चलाएगा, बेटा होना बहुत ज़रूरी है, और बेटी होने पर या तो उसे ज़मीन में गाड़ दिया जाता था या सोनोग्राफी करवा के पहले ही उसे वो भ्रूण हत्या जो भी होता था वो करवा दिया जाता था। लेकिन अब लोगों की मानसिकता चेंज हो गई है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था आपको कि अब लड़कियां, महिलाएं हर फील्ड में अपना परचम लहरा रही है। तो माता पिता को ये लग रहा है कि ठीक है यार, बेटा है तो भी हमारा है, बेटी है तो भी हमारी है, बेटी किसी से कम नहीं होती है, बेटा बेटी सब समान है। तो मानसिकता लोगों में चेंज हुई है। ऐसी एक कहानी है, आपको पता हो तो मैं बताना चाहूँगी, गुलाबों की, जो कि राजस्थान में देख सकते हैं डांसर है, कालबेलिया नृत्य को लेकर उनके कई गोल्ड मेडल भी उन्हें मिले हुए हैं। मैंने उनकी भी कहानी की थी, तो उन्होंने अपनी कहानी में बताया था कि किस तरीके से उन्हें गाड़ दिया गया था। बिल्कुल उन्हें जैसे ही वो जन्म लिया तो उनके पिता ने, उनके परिवार वालों ने उन्हें गाड़ दिया था, और गाड़ने के बाद में उनकी माँ को लगा कि नहीं, मेरी बेटी के साथ में गलत हो रहा है। उनकी मौसी ने जो है उनको वहाँ से निकाला, खड्डा खोद करके निकाला, और 3 घंटे तक वो उस खड्डे के अंदर रही, लेकिन फिर भी उनकी मौत नहीं थी, क्योंकि भगवान चाहते थे कि आगे आए। और जैसे ही उनको उस खड्डे से निकाला, आज वो अपना हर फील्ड में, हर जगह परचम लहरा रही है। मोदी जी तक ने उनसे मुलाकात की है और बहुत नाम है उनका। तो मुझे लगता है कि बेटियों को कम नहीं समझना चाहिए, बेटियां बेटों से कम नहीं होती है, और मुझे लगता है कि जिस घर में बेटियां होती हैं ना, उसमें तो जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में बेटा, एक बुरा मत मानिएगा, बेटा भले ही अपने माँ बाप का दुख ना समझे, बेटा भले ही अपने माँ बाप को 2 बात कह देगा, लेकिन बेटी जो होती है वो उनके दुख तकलीफ, उनकी जो परेशानियाँ होती हैं उनको समझने की कोशिश करती है और उनके साथ खड़ी रहती है। बेटा शादी होने के बाद में जैसे ही बहू आती है साइड हो जाता है, लेकिन बेटियाँ मरण मारे, यानी कि जब तक वो जीवित रहती है तब तक अपने माता पिता का साथ देती है। तो लोगों की मानसिकता अब चेंज हो गई है, पहले के दौर में और अब के दौर में बहुत बदलाव हो चुके हैं। काफ़ी प्रथाएं थी, बेटी आप देख सकते हैं कि बाल विवाह वाली प्रथा है, कन्या भ्रूण हत्या, ये सब बहुत बदले हैं, और अब बहुत कुछ जो है सिचुएशन में बदलाव हुए हैं। स्थितियाँ ये नहीं कि जस की तस है, बहुत सारी स्थितियों में बदलाव हुए हैं और आगे भी इनसे अच्छे बदलाव होंगे। और बेटियाँ हर जगह, हर कीमत पर, यानी हर सिचुएशन में अपने आप को साबित करके दिखाएगी और दिखाई रही है। पूजा जी, क्या आपको लगता है कि इस देश को औरत अच्छे तरीके से चला सकती है? बिल्कुल चला सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि एक देश को एक औरत ही चला सकती है, औरत के साथ में आदमी भी होना ज़रूरी है। देश में अगर दोनों समान होंगे, साथ होंगे, तो ही देश चला पाएंगे। एक औरत ही, ज़रूरी नहीं कि एक औरत अकेली होकर चलाएगी, लेकिन हाँ, आप देख सकते हैं कि हमारे देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वो देश की आदिवासी पहली महिला राष्ट्रपति बनी और आज अच्छे से देश को चला रही है, बिना किसी के सपोर्ट के, बिना एक छोटी सी जगह से, जहाँ पर आप जाकर के देखिएगा, मैं खुद गई थी, मैंने वहाँ स्टोरी की थी, ऐसी स्थिति जहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का कोई भी विकल्प नहीं, मूलभूत सुविधाएं पूरी तरीके से त्रस्त, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, सड़क, पानी, सुरक्षा व्यवस्था, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी उस जैसी जगह से निकल करके वो आज देश की राष्ट्रपति है। तो संभव कुछ भी हो सकता है, देश को चला सकती है, निभा सकती है, आगे बढ़ा सकती है, अगर मानसिकता अच्छी हो तो। पूजा जी, आपने लाइफ के अंदर काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ लिए हुए हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, टीवी आर्टिस्ट हो, एक्टर्स वगैरह, सबके इंटरव्यूज़ लिए हुए हैं। तो कभी आपके फ्रेंड्स ने, फैमिली में किसी ने बोला है कि मेरे को उनके साथ एक सेल्फी करवा दो या फ़ोटो करवा दो मेरी एक?
कई बार हुआ है सेलिब्रिटीज़ के, जब खासतौर पर पॉलिटिशियंस में तो बड़े लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। कोई भी काम होता है तो उन्हें लगता है कि पूजा जी को याद किया जाए, यार पूजा की पहुंच है, उससे नेता से इंटरव्यू किया हुआ है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, तो अपन पूजा को काम दे देते हैं। लेकिन मैं अपने राइट्स, मुझे लगता है कि मैं अपने राइट्सों का गलत इस्तेमाल नहीं करती हूँ। पत्रकार हूँ ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि आप किसी से भी फ़ोन करके ये करवा रहे वो करवा रहे, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। फ्रेंड्स जो है फ़ोटो सेशन को लेकर बहुत ज़्यादा लड़कियाँ फोटोजेनिक होती है, वो कहती है यार इस सेलिब्रिटी से तो मिलती रहती है, कभी मेरी भी फ़ोटो करवा। खासतौर पर मेरा छोटा भाई, उसे तो ये पता लगता है ना दीदी कहाँ जा रहे हो, वो मेरे आने से पहले मुझे पूछता है कहाँ जा रही हो दीदी। मैं कहा क्यों बताऊँ यार, मुझे लग रहा है किसी इंटरव्यू में जा रही हो और पता लगे कोई सेलिब्रिटी आए तो मुझे भी फ़ोटो खिंचवानी है, तो मैं उसको बता कर आती हूँ। और कई बार ऐसा हुआ है मैंने फ़ोटो खिंचवाई भी है, कभी भी ऐसे इवेंट्स प्रोग्राम वगैरह हुआ है तो मैं अपनी फ्रेंड्स को या अपने परिवार में किसी को भी ले जा करके वहाँ फ़ोटो खिंचवाती हूँ, तो वो खुश हो जाता है, उसे अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है, सामने वाले को अच्छा लगा तो मुझे भी अच्छा लगा। पूजा जी, कभी ऐसा हुआ है कि आपके किसी फ्रेंड की या नॉन की गाड़ी किसी ने पकड़ ली हो किस चालान के चक्कर में, और आपने कॉल करके फिर गाड़ी छुड़वाई हो किसी की? नहीं, ऐसा बहुत बार हुआ है, चूँकि हमारी लाइजनिंग प्रशासनिक अधिकारियों से भी अच्छी होती है, तो कई बार क्या होता है रूल्स के जो पालन नहीं करते, रूल्स तोड़ देते हैं। ट्रैफिक पुलिस में भी आप देखते हैं ट्रैफिक लाइन में बहुत ज़्यादा रूल्स टूटे जाते हैं। मैं तो खुद की भी बात करूँ तो पहले एक समय ऐसा था मैं सीट बेल्ट नहीं लगाया करती थी, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि नहीं यार, जो राइट्स है, जो नियम है, उनको फॉलो करना चाहिए, फिर मैंने सीट बेल्ट लगाना शुरू किया। ऐसे कई बार हुआ है, तो मुझे फ़ोन किया करते थे कि पूजा जयपुर में आज इस जगह बेटा हमारी यहाँ पर इसने कार पकड़ ली है, या ये अधिकारी है, ये अभी लगे हुए हैं, तो अब मुझे बोलना होता था कि सर इनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे, अभी तो छोड़ दीजिए। फिर बोलते थे कि मैम आप पत्रकार हैं, आप ही इन्हें बढ़ावा देंगे तो फिर और तो आम जनता से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा सर भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। एक दो बार मैंने मौका दिया, लेकिन जो गलत है फिर मैं ज़्यादा उसके अंदर भी नहीं जाती हूँ। परिवार में जाता है कि भाई नेसेसरी है, कोई बड़ा बुजुर्ग परेशान ना हो, गलती हो गई है तो वहाँ पर मैं जो है सिफारिश कर देती हूँ, वरना ऐसे मैं किसी को ज़्यादा परेशान नहीं करती। आपने कभी ट्रैफिक लाइट्स वगैरह तोड़ी है या कभी जल्दबाजी में? कई बार ऐसा होता है। हमें क्या होता है कि कोई पीसी होती है या कोई इवेंट ऐसा होता है जिसमें टाइमिंग होता है, पॉलिटिशियन कोई भी नेता बड़ा आता है तो उनका फिक्स टाइम होता है, तो हमें निकलना होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है हम लेट हो जाते हैं ट्रैफिक की वजह से, तो हमें जल्दी जाना होता है, तो कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन ज़्यादातर मैंने कभी नियमों को तोड़ा नहीं है, नियमों के खिलाफ नहीं गई हूँ, क्योंकि सरकार ने नियम बनाए हमारे हित के लिए ही बनाए हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाता है, और मैंने उन नियमों को तोड़ा नहीं। एक दो बार कभी ऐसा हुआ है कि जल्दी जाना होता, सीएम साहब की पीसी है भाई निकल लो, कभी ट्रैफिक पुलिस वालों ने भी रोका, सर मैंने कहा सीएम साहब की पीसी है सर, बहुत जल्दी जाना है, हमें छोड़िए, ठीक है जल्दी जाने दीजिए, इनको जाने दीजिए, फिर कोई रोकता भी नहीं है। और फिर पत्रकारों को तो वैसे भी रोकते नहीं है ज़्यादा लोग। तो सीएम इम्पोर्टेंट है या रूल्स? देखिए इम्पोर्टेंट तो रूल्स है, लेकिन हमारी भी प्राथमिकताएं हैं, हमारा भी कर्म है कि हम उसे भी दिखाएं कि एक्चुअल में सीएम ने आज क्या कार्यक्रम रखा और किस सब्जेक्ट को लेकर यहाँ चर्चा की, तो वो भी हमारी प्राथमिकता है। हम कर्म ही कर रहे हैं, दोनों तरफ से हम गलत नहीं कह सकते हैं कि रूल्स फॉलो करना भी हमारा कर्म है, और सीएम की बात सुनकर के सीएम की खबर जनता तक पहुंचाना भी हमारा रूल्स है, तो हम दोनों काम कर रहे हैं। बाई चांस ऐसा कभी होता है, बाकी मैं ये नहीं कि डेली के डेली नियम तोड़ती रहूं। बट आपने रूल्स तोड़ने में और सीएम इंटरव्यू में रूल्स तोड़ना ही चुना है। नहीं, रूल्स तोड़ना नहीं चुना है, मैंने मेरे कर्म को प्राथमिकता दी है, जो मेरे लिए कर्म ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा पूजा जी, आपने लाइफ के अंदर काफ़ी सारे इंटरव्यूज लिए हुए हैं, तो पॉलिटिशियन के भी, बड़े बड़े पॉलिटिशियन के आपने इंटरव्यूज लिए हुए हैं, तो कभी आपका सोसाइटी में कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको कुछ बोल दिया हो और सोसाइटी वालों ने बोला हो इससे पंगा मत लेना, ये 2 मिनट में अंदर करवा देगी, कुछ ऐसा? अंदर करने वाली बात तो मुझे लगता है कि अंदर ही अंदर कोई सोचता होगा तो पता नहीं, लेकिन मेरे मुंह पर तो ऐसी कोई बात नहीं आई, और ना ही मैंने कभी सोसाइटी में किसी से पंगा लिया। ये फैक्ट है। पत्रकारिता लाइन में आने के बाद तो मैंने अपनी छवि को साफ रखा, और रही बात अंदर करवाने की, तो ठीक है मेरी पहुंच कहाँ तक है वो मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि मेरे राइट्स क्या है, मैं अपने राइट्स का किस प्रकार इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे क्या राइट्स मिले हैं। आम लड़की होती तो भी मैं अपने राइट्स का इस्तेमाल कर सकती थी, और एक पत्रकार हूँ तो मैं कर ही सकती हूँ। लेकिन ऐसा कोई वाकया मेरे साथ कभी हुआ नहीं कि लोग मुझसे डरे, बल्कि मेरी इज्जत करते हैं लोग,
उनको ये लगता है कि हमारे एक छोटे से गांव की बेटी ने हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है, हमारा सर्व गर्व से ऊंचा किया है। हमारे परिवार में इस प्रकार की प्रथा जो रही है कि भाई हमारी बेटियां शादी करके सिर्फ चूल्हे चौके करती है, उसको तोड़ा है और आगे गई है, तो उन्हें तो खुशी होती है। इस प्रकार का कोई वाक्य तो कभी जीवन में आया नहीं। अच्छा पूजा जी, कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने हल्के में ले लिया हो, देन उसके बाद आपकी प्रोफाइल देख के लगा हो कि मुझे आप पर ही शक जा रहा है? नहीं, ऐसा दरअसल क्या होता है ना, कभी कभी ऐसे कई केस हुए हैं मेरे साथ। एक बार मैं बस में सफ़र कर रही थी तो एक कंडक्टर ने मुझे हल्के में ले लिया था। तो इस बैठने के लिए, सीट पर बैठने के लिए उसने थोड़ी सी लड़ाई झगड़े कर ली थी। तो मैं भी तब तक ठीक है, मैंने उसे एक बार दो बार प्रेम से बात की और कोशिश भी की समझाने की, लेकिन वो नहीं माना तो मुझे एक्शन लेना पड़ा। इसके अलावा एक बार मैं किसी कवरेज पर गई हुई थी, तो वहाँ पर एक लड़का था, वो पता नहीं कैसा कमेंट्स कर रहा था। मैंने प्रॉपरली तो सुना नहीं, लेकिन फिर मैं वापस अंदर गई तो उसने मुझे कुछ कमेंट किया, तो वो मैंने सुन लिया। उसने कुछ ऐसी भाषा का उपयोग किया, तो मैंने उनसे बोला भाई साहब क्या कह रहे थे आप? फिर वो बदतमीजी से बात किया। फिर मैंने कहा भाई साहब देखिए, अच्छी बात नहीं है, आप किसी महिला से या किसी लड़की से इस प्रकार बात कर रहे हैं। एक बार दो बार मैंने इज्जत देकर उसे बात की, जब वो नहीं माना तो रैपट सूद दिया। मैं कहा ले भाई, ऐसे आप मानने वाले नहीं थे, आप सोचो क्या बोल रहे हो, आप कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हो, तो आप हल्के में मत लेना। मैंने खुद ने कहा, मैंने कहा हल्के में मत लेना, लड़की हूँ, इसका मतलब ये नहीं हो कि मैं आप हल्के में ले लो, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ठीक है। तो यही वाली बात है कि लड़की होने का ना मैंने कभी गलत फ़ायदा उठाया, और लड़की हूँ तो भी मैंने ये नहीं सोचा कि यार लड़की हूँ मैं बहुत कमज़ोर हूँ। हर जगह मैं अपने आप को अच्छा और कॉन्फिडेंस में फील करके रही। और थप्पड़ वाली बात तो मैंने आपको बताई कि कैसे मैंने उसको चाटा मारा था। वो इसलिए मारा था क्योंकि उन्होंने गलत बोला था। मैंने दो बार उन्हें इज्जत दी, लेकिन वो इज्जत उनको रास नहीं आई, तो फिर मैंने अच्छा वाला रास दे दिया उन्हें। पूजा जी, आपने बताया कि रिसेंटली आपने अभी सीएम का इंटरव्यू लिया है, तो अगर आपको एक दिन के लिए सीएम बना दिया जाए तो आप राजस्थान में क्या क्या चेंजेस करेंगे, और आपको क्या लगता है कि क्या क्या चेंज करने की ज़रूरत है? बड़ा कठिन सवाल किया है अमन जी आपने। अब तक तो बड़ी ठीक है, मतलब नॉर्मली सवाल करके एकदम से आपने तो पलड़ाई भारी कर लिया अपना। खैर, पत्रकार हैं तो सभी सवालों के जवाब भी हैं। अगर मुझे एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहले तो मैं व्यवस्थाओं पे नज़र डालूंगी। जो व्यवस्थाएं यहाँ की है, जो चरमराई हुई है, उन पर नज़र डालूंगी। क्योंकि जब जनता किसी प्रतिनिधि को चुनती है तो कुछ अपेक्षाएं लेकर के, कुछ उम्मीदें लेकर चुनती है, जिसमें मूलभूत सुविधाएं सर्वप्रथम होती हैं। शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली और आपके मतलब आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो मूलभूत सुविधाएं होती है, इसके अलावा भी बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं हैं, वो होती है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और जो पानी की मैंने बात की, बिजली की मैंने बात की, उन पर मैं ध्यान दूंगी कि किस प्रकार, कहाँ अपने वार्ड में हो या अपने क्षेत्र में हो या अपने राज्य में हो, कहाँ किसको क्या कुछ कमियां आ रही हैं, उन पर सुधार करूंगी। और मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार आज की सरकार ब्रांडिंग करती है, जो ब्रांडिंग करती है कि बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट लगाती है, सरकार की योजनाओं का जो बखान करती है, मैं वो ना करके धरातल पर काम करूंगी। धरातल पर हर एक अधिकारी से फीडबैक लूंगी, भ्रष्टाचार को दूर करूंगी और महिलाओं के हित के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ आवाज़ उठाऊंगी। और सबसे बड़ी बात कि एडवर्टीजमेंट या ब्रांडिंग में अपना पैसा ना खर्च करके धरातल पर गरीबों की स्थिति को गरीबों की स्थिति में सुधार करूंगी। और सबसे बड़ी बात, जो मूलभूत सुविधाओं की मैं बात कर रही थी, स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब कभी भी छोटी से छोटी भी सिचुएशन ऐसी हो जाती है तो हमें अस्पताल में भागना होता है, और अस्पतालों की स्थितियां बहुत दयनीय होती है, बहुत ख़राब होती है। तो उस पर सबसे पहले मैं नज़र डालूंगी और सभी को दिशा निर्देश दे करके एक अच्छे और विकसित भारत का संकल्प लूंगी, विकसित भारत बनाने की और राज्य को अग्रणी बनाने की कोशिश करूंगी, अगर ये मौका मिलता है तो। जी, हमारे इस शो पर आकर आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं आपने मुझे इस शो पर बुलाया, उसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ अमन जी। दूसरा, मुझे बेहद अच्छा लगा क्योंकि आपके जो सवाल थे वो खट्टे मीठे थे, कुछ खट्टे भी, कुछ मीठे भी और कुछ तीखे भी। तो मुझे बेहद अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात ये कि
आपके सवालों में निष्पक्षता थी। आपने ये नहीं कि मैम आप जो कहेंगे वही सवाल हम रखेंगे। आपने अपने हिसाब से सवाल रखे, आपके जो मन में थे, या फिर आपने जो लगा कि नहीं इन सवालों पर बात होना ज़रूरी है वो सवाल रखे। और बाकायदा इतना समय हमने इस पॉडकास्ट को दिया, इतना समय हमने इस इंटरव्यू में लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं कोशिश करती हूँ और उम्मीद भी करती हूँ और आशाएं भी रखती हूँ कि आप और भी अच्छा काम करेंगे, उम्मीद भी रखती हूँ। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं ही नहीं, आप और भी अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ करो, जनता तक अच्छी मैसेज पहुंचाओ और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके इस पॉडकास्ट पर आकर, इतना समय देकर। देखिए अमन बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है, बंदा अकेला है और अकेला होकर जिस प्रकार उसमें मेहनत में उसका जुनून नज़र आ रहा है ना, उसके चेहरे पर आप देख लो एक चमक सी है काम को लेकर। नहीं, काम को लेकर बोला है मैंने, काम को लेकर जो चमक है वो बरकरार रहनी चाहिए अमन। इसी के साथ मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी अपना प्यार अमन को दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बताइए, ताकि अमन ऐसी ही खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को ला करके उनकी जर्नी दिखा करके आपको जो है मैसेज दे सके। पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो पर आए और Thank आपने you. एक्सेप्ट किया इनविटेशन हमारा। थैंक यू सो मच। आपका काम ही इतना अच्छा था कि मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा। हमारे सब्सक्राइबर्स को भी इतना अच्छा देखने का मौका मिला, कितने अच्छे पत्रकार हमारे चैनल पे आए हैं। पूजा जी आपने बात करी थी प्रोफाइल की। हाँ। हमने आपकी प्रोफाइल चेक करी थी, कल रात मैंने चेक की थी। अच्छा। तो आपने एक पोस्ट डाल रखी थी ब्लैक कलर में सूट में काफी अच्छी लग रही। तो आज की इस एपिसोड को करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपने भी लाइफ में कुछ अचीव किया है और चैलेंजेस को फेस किया है तो आप हमारे इस चैनल पे आ सकते हैं और अपनी लाइफ की जर्नी शेयर कर सकते हैं, जैसे पूजा जी ने हमारे साथ में करी। तो पूजा जी आपका एक बार फिर से धन्यवाद है हमारे चैनल पे आने के लिए। और थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी यहाँ तक वीडियो देखी है। और वीडियो देखी है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, ऐसी वीडियो आती रहेगी चैनल पे। थैंक यू सो मच।